जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कैसी रही आप लोगों की आज की एग्ज़ाम, क्योंकि आज एग्ज़ाम था आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का। आज पहला दिन था। कैसा रहा आप लोगों का दिन बताइए कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी सही था। और बच्चे का जैसे कमेंट मैसेज आया था मेरे पास, तो बता रहे थे कि पेपर काफ़ी अच्छा गया था। जैसे भैया आपने जो कराया है प्रैक्टिस सेट, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आए हैं, क्योंकि मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं करा रहा था। बाकी उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को नहीं हुआ होगा, एग्ज़ाम अभी आगे है, तो उनके लिए क्या करना है। क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले क्लास ही बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, पिछले कौन सा शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था क्या नहीं आया था, मैं सही बताऊँ तो एक भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूँ। मैंने बस इतना मालूम है, बच्चे ने मैसेज किया था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं। लेकिन क्या है क्वेश्चन वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यार अगर ये डिस्कस कर दूंगा तो उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगा। जो आने वाले एग्ज़ाम है ना उनके लिए तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट लेकिन नाइंसाफ़ी किसके लिए होगा, जिनका जैसे मान लो 7 तारीख का एग्ज़ाम हो गया है। क्योंकि यार वो तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनको कोई प्रॉफिट होगा नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तो फिर इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, बट ये कर सकता हूँ मैं कि ये आप लोग को डिस्कस करके मैं बता दूंगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा, क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, मतलब उसका क्या कहते हैं लेवल क्या रहा पेपर का, फिर मैथ्स का क्या रहा, जीएस का क्या, रीजनिंग का क्या रहा। मैं टोटल एक बार आप लोगों का थोड़ा सा ड्राफ्ट बता दूंगा। और बाकी जो आज का हम सैम्पल पेपर करेंगे ना, ये मतलब रहेगा आधारित अपना प्रीवियस ईयर पे, कि उसी पे सैम्पल पेपर आधारित रहेगा। जो एग्जाम में हूबहू जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी के बेस पे रहेगा। बट लेकिन ये है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। पहली चीज़ें तो मैं बता देता हूँ आज के पेपर के पैटर्न के बारे में। जैसे आज था टुडे एनालिसिस, मैंने लिख लिया है 7 अगस्त 2025 का आज एग्जाम है। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो हमारा पेपर का लेवल था उसको हम क्या बोल सकते हैं, इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, या हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स मैथ्स में मैं आपको मुश्किल से 3-4 मिनट लूँगा, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि एक चीज़ें बता दूंगा ना, तो जो नेक्स्ट जिनका एग्जाम हो जा आने वाला है उनको थोड़ा आइडियाज़ लग जाएगा। ठीक है, कि क्या है चीज़ों को। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में अगर हमें बोलूँ तो 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 से लेकर 22 क्वेश्चन एकदम ईजी थे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन क्या थे, ईजी थे। और बाकी जो 8 क्वेश्चन थे ना, जिसको हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये थे मॉडरेट टू हाई। ये मॉडरेट टू हाई थे, वो भी हाई नहीं बोल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा अच्छे लेवल के थे, उसमें कैलकुलेशन अच्छा था। तो 8-10 क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे। बाकी 20 से 22 डुएबल थे, सारे लोग कर लेंगे। जितने लोग एग्जाम दे रहे थे वो सारे लोग कर लेंगे 20 से 22। देखो सबसे गेम प्लान क्या किया, रीजनिंग। क्योंकि यार रीजन सॉरी जीएस का मैं बात कर रहा हूँ। जीएस में ऐसा इस बार पैटर्न उठा रहा है ना, जीएस में इस बार ऐसे ही लोग दे रहे हैं कि इक्वेशंस टाइप के दे रहे हैं। जैसे यूपीएससी में आप जाओगे ना, तो उसमें देते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे बोल देगा कि बाबर कब मरा। अब बाबर कब मरा ऐसे बोल देंगे कि इनके काल में मरा, इतने ईस्वी में मरा, ये मरेगा। ये 3-4 वो दे देंगे यहाँ पे ऑप्शंस, और बोलेंगे कि पहला कथन सही है, या दूसरा कथन सही है, या तीनों सही है, या कोई सही नहीं है। तो ये होता है ना, थोड़ा फैक्चुअल पूछता है कि आपको कोई भी टॉपिक में थोड़ा नॉलेज आपको फैक्चुअल होना चाहिए और डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बता पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे कि नहीं एक बस ऐसे इस सन में मरा, ऐसे मरा, तो वो तो सारे बच्चों को मालूम है। तो वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, ये थोड़ा पूछ रहा है इसी फैक्चुअल डाटाबेस पे। तो जीएस हमेशा रोल प्ले कर रहा है। और जीएस में इस बार अच्छी बात यह है कि अगर जिनका कंप्यूटर सही है तो कंप्यूटर से 6 से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बाकी 6 से 8 में क्या पूछ रहे हैं, करंट अफेयर। तो ये क्योंकि स्टेटिक का पार्ट इन्होंने कम कर दिया, और ये 2 पार्ट है ना वो बढ़ा दिया। 2 पार्ट में जैसे कंप्यूटर को बढ़ा दिया, और उसके बाद से करंट अफेयर का बढ़ा दिया। ये दोनों पार्ट बढ़ा दिया, बाकी स्टेटिक का पार्ट थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, बाकी जीएस ही है। और रीजनिंग तो बस इजी बोल सकते हो। 2-3 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में थे, जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन से नहीं होता, जो राम से हम इधर घूमता है उस टाइप में क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में मतलब सारे क्वेश्चन डुएबल थे, आप अच्छे से कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन में से मुश्किल से सारे लोग 27 से 28 अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लेंगे। तो पेपर हम लोग अगर बोलेंगे, अब यहाँ पे सेंटर इशू, तो सेंटर इशू ऐसा नहीं है कि एडुकेटिव वाला हाल है। सेंटर इशू ऑलरेडी सही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स एग्जाम ले रही है, तो यहाँ का सिक्योरिटी भी सही है। 3-4 स्टेप में सिक्योरिटी होती है, कुछ भी आप अंदर ले नहीं पाओगे। तो इनका सेंटर इशू जहाँ तक था उतना मतलब ऐसा कमियाँ नहीं निकल के आया, बट बढ़िया था। एडुकेटी से तो लाख गुना बढ़िया था। बट लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल का रहा, तो सीधी सी बात बोल सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट रहा, ना टॉप हार्ड रहा, बस इजी था और मॉडरेट था। 1-2 क्वेश्चन थे जो मैथ्स में, और बाकी जीएस में उसको हार्ड बोल सकते हैं। ओवरऑल की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट रहा। तो इसी बेस पे हमारा चलेगा। अब मैं बता दूं, जैसे आज ही ये
हम लोग अंडर ग्रेजुएट का क्या कर रहे हैं, मैथ्स का सिंपल पेपर। अब बोलो भैया सेम टू सेम वैसे कराओगे, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्यों इसलिए नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है, और डुएबल इन द सेंस कि सारे लोग 20 से 22 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। उसी बेस पे मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन रखा हूँ, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अब कोई वीडियो देखिएगा, आप पूरे क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भैया ने वाकई में वो क्वेश्चंस कराया। क्योंकि यार देखो, मैं इजी करा लूँगा, इजी कराऊंगा तो सारे लोग करेंगे, वाह वाह, फिर वाहवाही करेंगे, वाह भैया नाइस सेशन, क्या तगड़ा आपने बनाया। लेकिन यार उससे एग्जाम में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग कर लेंगे। लेकिन हट के कौन करेगा, जो 8 से 10 क्वेश्चन करेगा, उसके लिए फ़ायदा हो जाएंगे। तो वहीं 8 से 10 क्वेश्चन जो आया है ना, उसी पे रिपीटेड हम क्वेश्चन करेंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ करते हुए, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों के 5 मिनट का ज्ञान दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। देखिए शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सुरेंद्र 3 किलो आमों को 21 रुपये में खरीदता है और 5 किलोग्राम से 50 रुपये में बेचता है, तो 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचना चाहिए। सीधी सी बात है, प्राइस और आर्टिकल पे सवाल होता है। बट लेकिन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा बन जाएगा, लेकिन जब बनाने जाओगे ना तो फिर थोड़ी देर पॉज कर लोगे कि यार क्या रहा है। समझो, एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है सुरेंद्र 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपये में खरीदता है। यानी अगर हम सीपी निकालें आम का, अगर पर केजी आम का सीपी निकालें, देखो अगर यहाँ पर सीपी निकालते हैं, 3 केजी आम कितना खरीद रहा है, 21 रुपये में। तो मिश्रा जी 1 केजी आम कितना खरीदेगा, तो 21/3 कर देंगे। यानी 1 केजी आम का अगर हम सीपी निकाल देंगे तो 7 रुपये आ गया मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन ये बोला है, क्या बोला है देखिए, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ के बताते हैं। नेक्स्ट लाइन ये बोला है, और 5 किलोग्राम आम 50 रुपये में बेचता है। यानी सीधी सी बात है कि उसने क्या किया, जैसे उसने किया कि 21 रुपये में 3 किलो आम खरीदा था, तो 7 रुपये में 1 किलो खरीदेगा। बट ये है कि 50 रुपये में 5 किलो आम बेचता है, यानी उसका एसपी अगर हम निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो 50 रुपये में कितना बेचेगा वो, 5 किलो। यानी 1 किलो का कितना रुपया आ जाएगा, 10 रुपया। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखोगे कि 7 रुपये का कोई चीज़ है और वो 10 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी 7 थी और 10 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट सीधी सी बात है, हमें 3 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। 1 किलो पर हमें 3 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। बट हमें ये थोड़ी ना पूछा है कि ये निकालना है, पूछा क्या है उसको देखते हैं। इसने ये पूछा है कि 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम बेचना होगा। 102 रुपये का उसे क्या प्रॉफिट कमाना है, तो 102 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितना किलो आम बेचेगा। सीधी सी बात है, 3 रुपये में 1 किलो आम, तो 102 रुपये में कितना किलो आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम उसके निकाल देते हैं। अगर टोटल अगर हम निकालते हैं तो पैसा कितना था, 102 रुपये, और 1 किलो का दाम कितना था, 3 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से काट देते हैं कि वो 3 तरीका 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 तरीका 9, और यहाँ पे 1, 3 चौका 12, यानी आम कितना खरीदेगा 102 रुपये में, 34 किलो। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इजी सवाल था, मैंने बस टाइम लेकर बताया था कि ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो बहुत इजी था कि यहाँ पे 3 से 1 किलो का दाम 7 रुपये, 10 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये का 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 102 रुपये में कितना रुपये, वो कितना किलो आम क्या करेगा, कितना किलो आम बेचेगा, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, 34 किलो आ जाएगा। तो ये थोड़ा समझो कि मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप सोचोगे कि नहीं एक ही बार में बन जाएगा, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, वैसे ही ईजी, बहुत ईजी है, बट थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 81 परिणामों का औसत इतना है, यदि पहले 59 परिणामों का औसत इतना है और अंतिम 21 परिणामों का औसत इतना है, तो 60वां परिणाम ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। कह रहा है कि 81 परिमाणों का जो परिमाणों का औसत है कितना है, 54 है। यानी 81 का एवरेज कितना है अपना, 54 है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर जो मेन एवरेज होता है उसके पास एक लाइन खींच लेते हैं, फिर जैसे जैसे बोलता है, यदि पहले 59 परिणाम का औसत कितना है, 52 है, यानी पहले 59 का एवरेज कितना है, 52 है, ठीक है। फिर कह रहा है और अंतिम 21 परिणाम का औसत कितना है, 60 है। अंतिम 21 का कितना है, 60 है, और 60वां निकालना है। मैंने मान लो यहाँ पे 60वां नंबर जो था उसका हमें एवरेज निकालना है। 60वां का मान लो हम एक्स मान लेते हैं। एक्स क्यों माने, पहले देख लेते हैं ना टोटल कितना है। ये 59 और 21 कितना होता है, 80। टोटल हमारे पास संख्या कितना है, 81, यानी 60वां इन द सेंस यानी पहला एक, इसका हमने एवरेज निकालना है। इसका हमें एवरेज मान लिया एक्स। अब जिसका निकालना है उसके फिर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। अब देखो ये 2 चीज़ें हो गई। अब 2 चीज़ें समझने वाली ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो एवरेज हम यहाँ पे एवरेज ले लेंगे उसके वजह से डेविएशन लगा देंगे। डेविएशन कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पे 54 हमने एवरेज लेट कर लिया, 54 हमारा एवरेज है। अब देखिए जितना कम होगा उतना में टोटल संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि
जितना ज़्यादा होगा उसको टोटल संख्या में ज़्यादा करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, या तो प्लस में आएगा ये संख्या या तो माइनस में आएगा। अगर ये संख्या माइनस में आएगा तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो तराजू होता है उसको बराबर करना होता है। अगर इधर माइनस में आएगा तो इधर प्लस में कर देंगे, अगर इधर प्लस में आता है तो इधर माइनस में कर देंगे, बस सिंपल है। अब देखो 54 से 52 कितना कम है, 2 कम है, कितने पर कम है, 59 पर। तो 59 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का 2 गुना होता है 120, उसमें से 2 कम कर दो यानी 118, और 118 कम है तो यहाँ पे माइनस में लग जाएगा। अब देखो ये देखो 54 से 60 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है कितना, 21 पर। तो 21 का 6 गुना करोगे तो 126 आएगा, ये प्लस में आएगा 126, क्योंकि ये 54 से ज़्यादा है और कम है तो माइनस में आएगा। देखो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 118 में और 126 ऐड करोगे यानी 126 में से 118 घटाओगे तो कितना आएगा, सीधे हमारे पास प्लस में 8 आएगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। जब यहाँ पे प्लस में था तो अभी मैंने बोला था अगर प्लस में आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, अगर इधर माइनस में होता है तो इधर प्लस में आता है, तो प्लस था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अभी टोटल कितना संख्या पर डिविएशन लगेगा, यानी एक संख्या है, अगर यहाँ पर 2 संख्या हो, 4 संख्या हो तो डिवाइड बाई 2 4 कर देते हैं, बट यहाँ पे एक संख्या है तो डिवाइड बाई 1 कर देंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। और जो यहाँ पे आएगा ना वही संख्या, या तो अगर यहाँ माइनस आएगा तो टोटल एवरेज में से घट जाएगा, प्लस में आएगा तो टोटल एवरेज में ऐड हो जाएगा। तो वहीं हमारा 16 नंबर पूछा है तो 16 नंबर निकाल देंगे। अब देखो -8 है, टोटल एवरेज कितना है 54, तो 54 में -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46, और यही है हमारा कितना 60वां जो परिणाम है उसका क्या है, ऑप्शन सी। देखा मैंने पूरा प्रॉपर समझा दिया, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से चुटकियों में बना लोगे। बट थोड़ा बहुत है कि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे अपने दिमाग से तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और बहुत जल्दी सोल्यूशन कर लोगे। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, देखो सिंप्लीफाई करना है। जब भी सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखते हैं, या क्या आप का मतलब ऑफ, का को भी देखते हैं, सबसे पहले का देख लेते हैं, नहीं तो पहले ब्रैकेट देखते हैं। और ये चीज़ें या तो इधर से सॉल्व करो नहीं तो उधर से सॉल्व करो, सबसे बेटर रहेगा कि इधर पीछे से सॉल्व करके आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब 11 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे का है तो पहले सबसे पहले का को गुणा करेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 4 से 3 में गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 12। अब यहाँ पे डिवाइड है तो 12 नीचे आ जाएगा तो इसको काट दो, तो 12 7 84 होता है। अब देखो यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ पे 7 है, क्योंकि बाकी सारे खत्म हो गए। तो जब 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा मिश्रा जी, 0। 7 में से 7 आएगा यानी 0, तो ये वाला पूरा इधर का पोर्शन हमारा कितना हो गया, 0, खत्म, यानी 0 हो गया। ठीक है, इधर 0 हो गया। अब देखो इधर देखेंगे, यहाँ पे 245, इधर 135, ठीक है, तो 245 में से 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 245 में से 135, 135 और 100, 235 और 10 यानी 110 आ जाएगा। सीधी सी बात, 110 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कॉलम उठाना नहीं होता है, बस माइंड का गेम होता है, माइंड से खेलो और आराम से जैसे बोला है वैसे बोलते आओ, निकल जाएगा। तो ईजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 ये कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतना रुपए हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या करें। बहुत इजी सवाल है, टुच्चा सा सवाल है। निकालना क्या है हमें, सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों को ये मालूम है सबसे पहले कि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, यानी कोई प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, यानी ये अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है, जब भी अमाउंट हम निकालते हैं तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी यहाँ पर साधारण ब्याज मिला है, यानी प्रिंसिपल प्लस SI, सीधी सी बात है। अब देखो परसेंटेज में निकालना है, यानी 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है 2 वर्षों बाद, ठीक है। जब भी अगर हमें क्या निकालना, CI निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, R×T% कर देते हैं, यानी रेट को T से गुणा करेंगे तो अपना CI आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं हम 3120 अपना क्या है, प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल और SI जोड़ते हैं। SI निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट और टाइम को गुणा कर देंगे, यानी 10 और 2 गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 हमारा आ जाएगा कितना, 20% क्या आ गया अपना, ये SI आ गया, 20 आ गया, 20% SI आ गया। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और ये 20%, यानी टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल अपने आप को 100% प्लस 20 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 120%, यानी इस अमाउंट जो हमारा ये क्या है, 120% का मान है। बट और ये थोड़ी कहा है, अब बोला क्या है वो लाइन पढ़ लेते हैं, और बहुत बढ़िया लाइन बोला है। बोला है क्या कि समान राशि, यानी जो राशि है अपना, यानी जो प्रिंसिपल आएगा सेम है, समान राशि समान ब्याज, यानी 10% ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अभी बोला मैंने बोला कि जब भी SI निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, RT% कर देते हैं, यानी समान क्या, रेट भी समान है, टाइम भी सेम है, तो 10 और 2 से गुणा कर देंगे 20, यानी यही 20 का मान निकाल देना है, बस इसमें कुछ था ही नहीं। अब देखो
एक जीरो से एक जीरो खत्म। अगर 12 से काटता हूँ मैं, अगर मान लो 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, 3 से काट दो, 3 एकम तान और जीरो, 3 चौका 12। अब देखो 5 चौका 20 की जीरो, हाथ में कितना लग गया 2, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 एकम 5 यानी 520। कहाँ है 520? ऑप्शन नंबर डी। तो लल्लू सा सवाल था, कुछ था ही नहीं, सीधी सी बात है, अमाउंट अपना दे रखा था और ये प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, 10 और 2 20, 120 का मान दे रखा है और 20 का निकाल देना है हमें एसआई। अगर यही प्रिंसिपल बोलता तो डायरेक्ट 100 से गुना कर देते, बट यहाँ पे हमें एसआई मैंने सिंपल इंटरेस्ट बोला था तो 20 से कर दिए। तो ईजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 5 ये कह रहा है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगुना समय लेता है। तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या है? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने वाली है, और समझने वाली वो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है क्या कि धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगुना समय लगता है। यानी जो डिस्टेंस है ना सेम है, क्योंकि 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जा रहा है और धारा के प्रतिकूल भी 50 किलोमीटर जा रहा है। और मान लो इधर 50 किलोमीटर जा रहा है यानी सीधे धारा के अनुकूल, और उधर से 50 किलोमीटर आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो एक दो चीज़ें बाहर निकल के आती है, और वो चीज़ें क्या है मैं दिखाता हूँ। जब यहाँ पर डिस्टेंस जब हमारा सेम हो गया, जिसको सेम बोल सकते हो या इसको डिस्टेंस सेम ना करके डिस्टेंस कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। हमारा डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अगर मान लो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो हमारा क्या होता है, जो भी अगर मान लो यहाँ पे क्या, अगर टाइम का रेशियो जो होता है ना, टाइम का रेशियो मान लो x अनुपात y है तो ये अपोजिट हो जाता है, यानी ये स्पीड का रेशियो हो जाता है y/x। बस ये एक होता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो ये अपने आप में इन्वर्स हो जाता है। बस ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे बोला क्या है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल यानी इधर से नाव भी जा रही है और धारा भी जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम। धारा के अनुकूल इन द सेंस डाउन स्ट्रीम हो गया, और धारा के क्या प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम। तो धारा के ये होगा अनुकूल डी, अप स्ट्रीम यू। अब कह रहा है कि हम टाइम का यहाँ पर देखें, क्योंकि टाइम ही तो लग रहा है, दुगुना टाइम लग रहा है। क्या कि धारा के अनुकूल जाने में अगर उसको 1 लग रहा है तो धारा के प्रतिकूल उसको जाने में कितना लग रहा है 2, तो 1/2 हो गया टाइम, ठीक है। धारा के अनुकूल अगर 1 लग रहा है तो प्रतिकूल 2 लग रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अपना स्पीड। तो स्पीड अपना अपोजिट क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2/1। अगर 1/2 है तो पलट जाएगा 2/1। अब ये है रेशियो में, तो इसके साथ कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल इन द सेंस मान लो हम यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, यानी 2a हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। ये आ गया अपना डी और ये यू। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, क्या बोला, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला, यानी नाव का स्पीड जो है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव का स्पीड डी थोड़ी होता है। अगर नाव का स्पीड निकालना होता है तो नाव को 1 से डिनोट करते हैं और धारा को y से डिनोट करते हैं। तो डी में एक चीज़ आता है कि अगर मान लो कि हमें ये निकालना है, जैसे मान लो x का वैल्यू निकालना है, तो हम x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर होता है d प्लस यू बाई में 2, और y निकालने के लिए होता है d माइनस यू बाई 2। बट इसका रेशियो लेते हैं तो 2 2 खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जब भी अगर x निकालना हो, रेशियो में निकालना हो तो x/y हो जाता है क्या, अगर रेशियो में निकालना हो तो x/y हो जाता है क्या, d प्लस यू, और यहाँ पे हो जाता है d माइनस यू। ये इसका वैल्यू हो जाता है x का वैल्यू। अब देखो यहाँ पर x निकालना है हमें, x का मान इन्होंने दे रखा है कितना 3 किलोमीटर, और यहाँ पे x क्या है d प्लस यू यानी 2a यानी 3a, यानी कहीं ना कहीं ये बोला है कि 3a का मान कितना दे रखा है, 3a का मान 3, तो a का मान अपना कितना आ जाएगा 1, यानी a का मान अपना 1 आ गया। यानी यहाँ पर डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम यहाँ पर 2 हो जाएगा और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है हमें कि धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति निकालना है, धारा के प्रतिकूल जाना है। धारा के प्रतिकूल इन द सेंस क्या होता है, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है हमें। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान देखो, x का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे देखो x का मान हमें अभी निकाला है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान d प्लस यू होता है, यानी 2 और 1 3, यानी x का मान 3 आ गया, और y का मान क्या होता है d माइनस यू, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये हमारा नाव का आ गया और ये धारा के आ गया। बट ये बोला है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाना है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में मतलब क्या होता है x माइनस वाई कर दो, यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर डी यानी 2 किलोमीटर आंसर आएगा। इसको देखो मैंने कितना बेसिक से समझाया, इतना टाइम लेकर समझाया ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो। मैं इसलिए समझाता हूँ एक एक क्वेश्चन में ना, कि जब भी ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी में आप बना लोगे, ठीक है, बहुत ईजी में, मतलब आपको कम समय लगेगा बनाने में। बट ये है कि एक बार आपको समझना पड़ेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी पिछले जो अपना जैसे वो करा रहा था ना मैं ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आया हुआ था, उस ऑलरेडी उसमें बता दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को d प्लस यू और d माइनस यू को समझाने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इतना वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया, सबसे ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो ठोस अर्धगोला का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अर्धगोला का होता है लेटरल सरफेस एरिया 2πr², ठीक है, 2πr² होता है। और वहीं बोले क्या हमें इसका टोटल सरफेस एरिया तो होता है 3πr²। अब देखो यहाँ पे मैं समझा भी सकता हूँ आप लोगों को, समझाने इन द सेंस अगर मान लो कि हमें बनाना हो अर्धगोला, तो अर्धगोला बता देते हैं। ये मान लो गोला बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ में आएगा। ये हो गया अपना गोला, अगर मान लो मैं इसको बीचे बीचे से काट देता हूँ तो ये अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला इन द सेंस ये होता है अपना लेटरल सरफेस एरिया। देखते रहो, यहाँ से ना समझा के मैं इससे समझा दूंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो ये है ना, ये वाला ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, इतना ही लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी इतना लेटरल सरफेस यानी 2πr²। और वहीं टोटल सरफेस एरिया बोले तो ये भी ऐड हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया में ये भी ऐड हो जाता है, यानी 2πr² और इसमें πr² इक्वल टू 3πr² हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बट यहाँ पे बोला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। चलो भाई साहब इतना दे रखा है तो लिख लेते हैं, यानी अर्धगोले का ये होता है 3πr², r² इक्वल टू कितना दे रखा है 166.32, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये टोटल लेटरल सरफेस एरिया 2πr² का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो बहुत ऐसे ज्ञानी होंगे मेरे भाई, तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऐसा वो करेंगे कि यहाँ पर देखो इसको करेंगे 3, पाई का मान करेंगे 22/60 और रेडियस निकालेंगे, क्योंकि जब रेडियस निकालेंगे तभी तो फिर आर का मान आएगा तो इसमें भरेंगे, तो आर का मान निकालें फिर 166.32। अब जब ऐसे निकालोगे, आप काटाकूटी करोगे तो आपका आधा जीवन यहीं बर्बाद हो जाएगा कि यहाँ पे हम रेडियस निकाल रहे हैं, फिर रेडियस निकालने के बाद जब रेडियस आएगा तो फिर यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। बस मैं सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे क्या भैया क्या तगड़ा बताए हो। देखो मेरे जैसे सोचो कैसे बना सकते हैं। जब यहाँ पे 3πr² दे रखा है, हमें 2πr² दे रखा है, यही निकालना है हमें 2πr²। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये देखो जब भी अगर मान लो कि कुछ चीज़ें होती है ना, इसमें भी πr² कॉमन है, इसमें भी πr² कॉमन है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जब इसमें भी πr² कॉमन है, इसमें भी πr², तो मैं ऐसा करता हूँ इसको x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा। जब πr² को x मान लूंगा तो x में हो जाएगा, तो सीधी सी बात यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू में 166.32। हमें 2x² का मान निकालना है, बस 2x² रखना भी जरूरत नहीं है, 2x खाली मान लो। अगर मान लो मैं टोटल को x मानता हूँ तो 3x का मान इतना दे रखा है, 2x का मान निकालना है। देखो कितना ईजी वे में बन जाएगा, यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हमारा जो टोटल वैल्यू है कितना का है 3x का मान है और हमें 2x का मान निकालना है, बस भाई साहब। देखा, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे काटने का सबसे बढ़िया तरीका, ये देखो x से x खत्म हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 1 16, फिर 3 × 5 = 15, फिर 1 13, 3 × 4 = 12, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 3 × 4 = 12, यानी 55.44। इसमें 2 से गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, हाथ में 1, और फिर 5 दूना 10 और 11, आगे कितना अपना 110.88 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कितना बढ़िया मैंने बना लिया, क्योंकि 3 का मान दे रखा है, 2 का मान दे रखा है। वहाँ से अगर आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा ना, आप निकाल के देखना, इतना जल्दी निकाल ही नहीं पाओगे। सबसे पहले कि यहाँ पे मतलब मैंने x मान लिया, क्योंकि यार देखो ना ये तो कॉमन है तो कट ही जाएंगे, यानी 3 का वैल्यू ऑलरेडी इतना दे रखा है और हमें 2 का निकालना है, और 2 का आ गया 110.88। तो बहुत बढ़िया है ये चीज़ें, अगर एक बार समझोगे ना तो मज़ा आएगा बनाते हैं। और ये चीज़ें कब समझ में आएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे तब समझ में आएगी। मैंने बोला था ना आज का जो सेट होगा ना भाई, वो अच्छे लेवल का होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ईजी सी आके मैं करा दूंगा कि ये वो निकालना है, उससे आप ही का लॉस होगा। आपको तो मज़ा आएगा कि भैया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बट लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा, बोलोगे कि हाँ वाकई में दम है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है कि 2 व्यक्तियों का वर्तमान आयु क्रमशः इतना इतना वर्ष है, यदि k वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो k का मान ज्ञात करें। सीधी सी बात रेशियो मेथड से बना देंगे। मान लीजिए 2 व्यक्तियों का वर्तमान आयु क्या है, यानी मान लो पहले का 46 है तो दूसरे का 60 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि k वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होता है, यानी k वर्ष बाद इसमें k ऐड कर देते हैं, यानी प्लस में k, इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो आदमी का एज हमेशा कितना भी, मतलब मान लो मैं अभी 40 साल का हूँ और आप यहाँ पे है, आप 20 साल के हैं, तो 40 और 20 साल का गैपिंग कितना है, 20 साल का है। तो आज से 10 साल बाद भी हम लोगों का गैपिंग जो होगा ना 20 साल का होगा, सेम गैपिंग होगा। तो इसमें भी क्या ऐड होगा, इसमें भी क्या ऐड होगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 4/5। अब कुछ करना ही नहीं है, बस अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे। देखो यहाँ पर 46 का 6 × 5 = 30, हाथ में 3, 5 चौका 20 और 3 23, 230 + 5k। अब यहाँ पे बराबर में 6 चौका 24, 240 + 4k,
ठीक है, अब देखो इधर 4 है, इधर 5 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 के में से 4 के घटेगा तो कितना हो जाएगा, के बराबर में हो जाएगा 240 में से 230 घटा दो, यानी के बराबर में 10। और हमें पूछा क्या था, वहाँ पे क्या पूछा था, तो ये देखो क्या पूछा था बता दूँ, देखो ये पूछा है तो के का मान कितना होगा, तो के का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब 10 का है, ऑप्शन नंबर बी। देखा कितना बढ़िया था, इसमें कुछ बनाना ही नहीं था, एवरेज एवरेज कुछ नहीं लेना होता है, बस सोचना होता है कि यार जब ऑलरेडी दे ही रखा है ये वाली चीज़, बस के ऐड करके थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, सोचने वाली सवाल थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है तथा शेष पानी है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। ये इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, बस मान लो कि इसका 5 और इसका 5, कुछ हम मान लो टोटल में, टोटल अगर हम मान लो टोटल का वैल्यू में 5 मान लेता हूँ, ठीक है 5 है। और 5 में कह रहा है कि 1/5 भाग अम्ल है, यानी 1/5 भाग क्या है अम्ल है, तो 5 खत्म, यानी अम्ल का जो संख्या है 1 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अल्कोहल और 3/5 भाग अल्कोहल है, अब इसका 3/5 भाग, तो 5 से 5 खत्म यानी 3 क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल को एल से कर लेते हैं, यानी हमारा 3 क्या हो गया अल्कोहल है। अब क्या कह रहा है, शेष पानी है, यानी जो ये टोटल हमने 5 माना है, जिसमें ये तो क्या हो गया अम्ल हो गया, 3 अल्कोहल हो गया, और शेष यानी रिमेनिंग जो अपना हो गया वो क्या है वाटर है, तो रिमेनिंग वाटर कितना अपना, रिमेनिंग 1 हो जाएगा, रिमेनिंग यानी 3 और 1 4, और रिमेनिंग अपना 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का तो वैल्यू दे रखा है, क्या बोला है कि यदि मिश्रण का मात्रा 20 लीटर है, यानी टोटल का मात्रा 20 लीटर है, यानी यहाँ पे देखो 3 1 4 1 5, यानी 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 20, और पूछा क्या है हमें, तो मिश्रण में पानी कितना है, यानी 1 का मान पूछा है, तो 5 से काट दोगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 4, तो मिश्रण में पानी कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा इजी सवाल था, बस ये थोड़ा बट्टे में था तो बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, बट लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगे, मेरे को विश्वास है, जो जिस लेवल का आप लोग का डेडिकेशन है और जिस लेवल का आप लोग पढ़ते हो और कमेंट देख के पता लगता है कि वाकई में आप लोग डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई को लेकर, अच्छा लगता है। कीप इट अप ब्रो, पढ़ते रहो ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अब यहाँ पर 9 ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 + कॉस थीटा, ये है क्या 1 + कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना होते हैं ना, ये तो थीटा समझ जाता है, लेकिन यार अगर थीटा के कुछ भी यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, अगर थीटा का वैल्यू अगर अपन 30 डिग्री लेके बनाओगे ना, 30 नहीं छोड़ो 45 डिग्री ले लेना, 45 थोड़ा ईजी होता है ना, थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री लेके बनाओगे तो ईजी में आ जाएगा, आप बना लेना 45 डिग्री रख के देख लेना, ठीक है। बट मैं यार ये तो सब कुछ जानते हैं कि कोई भी बच्चा आता है देखता है कि ऐसे क्या है ट्रिको का सवाल है तो उसको दिमाग में फट से आता है कि चलो ये लगाते हैं, थीटा का वैल्यू रख के बनाते हैं जल्दी बन जाएगा, तो थीटा रख के तो सारे लोग बना देंगे कि कोई भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री रख के बना लेंगे। बट मैं इसको क्या करता हूँ कैलकुलेशन करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा को अगर 1 में गुणा करूँगा तो क्या आएगा साइन थीटा, अब देखो फिर प्लस में साइन थीटा में कॉस थीटा से गुणा करूँगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा। देखो 1 को हम क्या करते हैं, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भाई 10th में पढ़ाया जाता है और स्टार्टिंग में ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी नहीं मालूम है ना तो फिर वो वाला हाल है चुल्लू में पानी वाला। चलो फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा फिर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस अब यहाँ पर निकाल देते हैं, देखो यहाँ पर साइन थीटा है, मैं साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, अब दोनों में साइन थीटा है तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया मैं, अगर साइन थीटा में कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्या 1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा बट्टे में, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्वाहा हो जाएंगे भाई सब अपने दोनों, प्लस माइनस जहाँ मिलते हैं ना भाई खट्टाक एक में चिपक जाते हैं, ये तो खत्म हो गए। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा समझो ये वाला, ये आ गया 1 और ये आया क्या इसमें से कॉस थीटा आ जाएगा, बस ईजी था भाई साहब, कुछ था ही नहीं इसमें। अब देखो अब काटने में तो हम लोग एक्स से एक्सपर्ट है, 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा, बट अब बच्चे में हमारे यहाँ पे क्या आएगा बट्टे में साइन थीटा, बट्टे में क्या होगा कॉस थीटा। अब जब दो लोग आपस में मिलते हैं एक ही साथ में ऊपर नीचे तो उसको क्या बोलते हैं इक्वल टू में हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। अगर यहीं ऊपर हो जाता है कॉस थीटा नीचे साइन थीटा हो जाता है कॉट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सी, क्योंकि साइन थीटा बट्टे में क्या है कॉस थीटा। तो बढ़िया सवाल था, ऐसे आइडेंटिटी अगर आप लोगों को मालूम है तो ऐसे बनाना मजा आएगा, नहीं तो अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आप 45 डिग्री का मान भी रख के बनाना वैसे भी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी ए से क्या है 25% अधिक कार्य कुशल है, ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा।
यानी बी भाई साहब का हमें काम निकालना है कि कितने दिन में पूरा करेगा। चलो जैसे जैसे बोला वैसे लिख लेते हैं। ए बी सी का एक कोई कार्य 40 दिन में पूरा करते हैं। ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस में सी हो गया, जो मिलकर कितना दिन में करना है 40 दिन में। फिर आए कह रहा है क्या कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है बस। अब बी ए से 25% अधिक है, पहले इन लोगों का निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं क्या, 6 चौका 24 यानी 240 ले लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम 240, 4 छः 24 यानी 6 बार में, 6 चौका 24 यानी 4 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4। यहाँ तक निकल गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझ में आना चाहिए। बी प्लस सी है यहाँ पे, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 रख देंगे तो टोटल का 6 है, तो यहाँ पे 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो ए का कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे ए का 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ए का जो एफिशिएंसी है 2। बट यहाँ पे एक लाइन ये बोला है, बहुत बढ़िया लाइन बोला है, अगर वो लाइन आप पकड़ लोगे ना तो 1 सेकंड में बना लोगे। वो लाइन ये है कि जो बी है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, कार्य यानी एफिशिएंट है, ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है। यानी मैं बी को यहाँ पे देखूँ तो अगर ये 2 है तो इससे 25% अधिक है, कहना इन द सेंस कि जो 2 है वो 100 का मान है और इससे 25% यानी 125 का मान है। निकाल दूँ, मैं तो डायरेक्ट निकाल दूंगा बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 25 का 4 गुना और 25 का 5 गुना, ये कट जाएगा कितना 2 बार में, और 5/2 कितना होता है 2.5, यानी 25 गुना है यानी 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 2.5। अब देखो एक और इसमें ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट इन द सेंस क्या आया, अभी मैंने बी प्लस सी का कितना मान रखा था, बी प्लस सी कितना है 4, अब यहाँ पे बी का मान आ गया 2.5 और यहाँ पे प्लस में सी इक्वल टू 4, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 2.5 घटेगा यानी 1.5। बट हमें सी का कोई नीड ही नहीं था, बस सी का तो ऐसे निकाल देता कि बोलोगे कि हाँ भैया ने नहीं बताया। यहाँ पर बोला है बी अकेले इस शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, बी का मान पूछा, ये नहीं दिख रहा होगा, इससे कर लेता हूँ। देखो बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, बी का, तो अगर देखो कार्य निकालना होता है शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया होगा, तो निकालने के लिए क्या होता है सबसे बढ़िया, सबसे पहले होता है वर्क, टोटल वर्क कितना है। बट इसमें टोटल वर्क ऐसे थोड़ी निकाल लेंगे, एक लाइन और है जो हम लोग पढ़ते में क्या फ्लो में भूल गए। भूल कैसे गए भाई साहब, देखो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे यार, इतना ईजी थोड़ी है। कह रहा क्या, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर के 30 दिन तक कार्य करते हैं। 30 दिन तक भाई साहब मिलकर कार्य करते हैं। कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 6, अगर 30 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 6, उन लोगों का एफिशिएंसी है, 30 दिन तक काम करेंगे, यानी देखो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर 6 आ गया, तो सीधी सी बात है अगर 30 दिन तक काम कराओगे तो अगर एक दिन में वो 6 करते हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे 180। टोटल काम कितना था 240, तो 240 में से 180 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना यहाँ पे 60। और जो ये 60 जो है रिमेनिंग वर्क है, यही तो पूछा है, तो बी अकेले शेष करे यानी रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे वर्क अपना यहाँ पे आ गया, बी का एफिशिएंसी कितना है 2.5 से कर देंगे। अब देखो कुछ नहीं करना है, अगर पॉइंट यहाँ से हटता है तो ऊपर में 10 आ जाएगा, यहाँ से काट दो, 5×25, 5 से 2 बार में, फिर 5 से 12 बार में, यानी 12 दूना 24, यानी बी को कितना देर लगेगा रिमेनिंग काम करने में 24 दिन। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा, ये है सवाल, और ये पूछा कब है ग्रुप डी 5/9/2022 में। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसे अगर सोचो सवाल तुम बनाओगे तो यार वहाँ पे अगर ये पूछ दे कि ये इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, दोनों मिलकर कैसे करेंगे, क्योंकि यार इसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। बट लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा भी ना तो आप लोग इतना ज़्यादा वो कर लोगे, अपने आप को सशक्त कर लोगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएगा तो आप चुटकी में निकाल लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है भाई। अब पूछो जैसे पूछना है भाई साहब, डरते थोड़ी ना है, ऐसे ही उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहाँ गया भाई, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब बोलोगे कि भैया ये भी बता दो, ऑफ कोर्स बता देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को बनाना चाहिए। बट चलो निकालते हैं। 60 और 90 के बीच प्राइम नंबर निकालना है। 60 और 90 के बीच में देखो सबसे पहले 61 हो गया, इसको एक बदन ऐड करते चल रहा हूँ, 61 हो गया, फिर 63 नहीं होगा, फिर आ गया 67, फिर 69 नहीं होगा, फिर आ गया 71, फिर यहाँ पे 71 के बाद से 73, 73 के बाद से 79, 79 के बाद से 81 नहीं होगा, 83 होगा, 83 के बाद से 87 नहीं होगा, 89 होगा। बस टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं, देखो ऐड करेंगे हम 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 7 32, 32 और 1 33, यानी यूनिट डिजिट 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी 33। बस यूनिट डिजिट से निकल जाएगा। बट बोलोगे कि भैया पूरा कर दो, लो कर देते हैं। 33 यानी हाथ में 3 बच गया, तो 8 3 11, 11 8 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 7 33, 7 अपना 40, 40 और 6 46, 46 और 6 46 और 6 कितना होता है, सॉरी यार फ्लो मार दिया था, ये होगा क्योंकि इसमें भी तो ऑप्शन नंबर 3 था, 3 3, क्योंकि इसमें ये भी 3 था ये भी था, तो 46 कितना होगा 52,
यानी 523, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया भाई साहब, क्योंकि इसमें भी देखो इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसमें भी 3 है, हो जाती है कभी फ्लो में। यही फ्लो में क्या ऑप्शन ये जो मैंने मारा ना, भी ऐसे ही फ्लो में आप वहाँ पे मार लो, कहाँ पे एग्जाम सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है ना कि यार भैया ने बोला यार यूनिट डिजिट भी देख लेना, बट कभी कभी थोड़ा 1-2 सेकंड पॉज ले लेना, और मेरे जैसे ये होगा ना ऑप्शन नंबर एक और एक बार देख लेना, क्योंकि नहीं 373 मार्क मैं तो निकल गया ले भाई साहब, मेरा एक नंबर वो भी कटेगा, बाकी निगेटिव वाला तो जाएगा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें आप लोगों से ना हो, मेरे से यहाँ पे हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं, कह रहा है क्या, अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जेड रुपये उधार देने के लिए 41,160 रुपये प्राप्त हुए, तो जेड का मान निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अजय को जो है, हमें अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जेड रुपये उधार, यानी जेड अपने आप का क्या है, प्रिंसिपल समझ लो कि फिर उधार देने पर 41,160 रुपये प्राप्त हुए, तो जेड का मान निकालना है। कहीं ना कहीं हमें कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पे बोला है तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, इसका हमें प्रिंसिपल निकाल देना है। क्योंकि देखो प्रिंसिपल निकालना है हमें, 41,600 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, 40% का अगर रेट से वो देता है 3 साल के लिए, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, बस सीधी सी बात है निकाल लेंगे। देखो प्रिंसिपल जब भी अगर निकालना होता है, पहले तो 40 का सक्सेसिव लग जाएगा 3 बार, तो 40 का सक्सेसिव लगा दें तो लंबा हो जाएगा, तो 40% का पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/10 यानी 2/5, यानी 2/5। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अपना अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी हमारा प्रिंसिपल 5 था, तो 5 से कितना होगा 7, अब 3 साल के लिए बोला है तो डायरेक्ट क्यू कर देंगे, ये भी हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो 5 का क्यू कितना होता है 125, ठीक है 125 हो गया, और 7 का क्यू हो गया 343, बस। अब 343 का ही तो मान दिया है 41,660, यानी जो हमारा क्या है, ये इतना पे इतना हो जाता है, यानी अमाउंट हमारा इतना दे दिया है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो 41 कितना है 41,160 जो है 343 का मान है, 343 का मान है। अब बोला क्या है 125, यानी प्रिंसिपल का मान निकालना है 125। अब क्या लगता है, बोलोगे भैया यार क्या बात है, अब तो कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। क्यों करके दिखाएंगे भाई, बहुत ऐसे हमारे पास वो होता है साम दान दंड भेद, एक उसमें लिखा था कि भैया आप बोल नहीं पाओगे, ऐसे बोला गया, हमें याद आ गया आज की साम दाम दंड भेद होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डिजिटल सम समझते हो कि संख्याओं का योग देखते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे डिजिटल सम पहले ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 1 6 देखो डायरेक्ट करते हैं, 5 1 6 और 7 6 13 यानी 3 1 4, फिर 5 4 9, यानी यहाँ का डिजिटल सम कितना आ गया 9। यहाँ का देखो 5 2 7 7 1 8 8 5 13 यानी डिजिटल सम 4। यहाँ पे देखो 5 10 1 11 यानी डिजिटल सम 2। यहाँ पे 5 1 6, देखो सारे का डिजिटल सम भाई साहब अलग अलग हो गए, बस अब कुछ करना ही नहीं है। अब डिजिटल सम में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान इन द सेंस के नीचे जो भी वैल्यू है ना 3 6 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 6 9 ऐसा हरामखोर है ना कि उसको गुणा करने पर हम एक नहीं बना सकते हैं। एक बनाने के लिए 3 6 9 का होता ही नहीं है। अगर मान लो नीचे 3 6 9 आता है ना, तो उसको एक बार काट के देख लेते हैं, ताकि 3 6 9 के हट के अलावा कोई और संख्या आ जाए। अब नीचे ऐड करते हैं, नीचे जब हम ऐड करेंगे देखो यहाँ पर 4 और 3 7 3 10, यानी नीचे सीधी सी बात है 1 आ गया। 1 आ गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे हमारा 1 आ गया। ऊपर देखो, ऊपर इन द सेंस यहाँ पे देखो 4 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 यानी 3, ऊपर 3 आ गया। यहाँ पे देखो 5 2 7 और 1 8, अब 1 से 3 में काटोगे तो 3 ही आएगा ना। अब फिर 8 में 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8 3 24, अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम हमारा क्या होगा 6। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा, ये है यहाँ पे तरीका। अब ऐसा थोड़ी बोलोगे अंदाज ले काट रहे हैं, ऐसे ऐसे काटेंगे तो बस लग जाएगा लंका अपना। क्यों लगाएं भाई साहब, अगर सारे का डिजिटल सम अलग है तो एक बार चेक कर लेते हैं, और हमारा टाइम भी कम लग जाएगा, 2 4 5 सेकंड कम लगेगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 प्लम्बर 100 और वाई उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि 100 और वाई को दी गई राशि 120% भुगतान किया गया है तो वाई की प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं। ये भी कोई सवाल है, इजी सवाल है, बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इन द सेंस क्या, जो इसमें बोला है ना, जो लैंग्वेज घुमा दिया है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होने वाला है नहीं कुछ। देखो 100 और वाई उनके नियोक्ता द्वारा कुल कितना 660 रुपये मिलते हैं। ठीक है, कुल का जो मैंने बता दिया यहाँ पर, कुल कितना मिलते हैं 660। आगे देखो कह रहा है क्या, प्रतिदिन का भुगतान होता है। यदि एक्स को वाई को दी गई राशि से 120% भुगतान किया जाता है, एक्स को वाई से 20% 120%, यानी कहीं ना कहीं अगर वाई को अगर 100 मिल रहा है तो एक्स को कितना मिलेगा 120%, यानी 120 मिलेगा। सीधी सी बात, यही लाइन तो बोला है। देखो यहाँ पे पढ़ना है वो लाइन, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो यदि एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया, एक्स को वाई को दी गई राशि का 120%, यानी वाई को 100 है तो एक्स को 120% कर रहा है, और दोनों को मिला के कितना दिया है टोटल 660,
तो बस इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 और 120 कितना हो गया, यहाँ पर 660 का मान कितना आ जाएगा 220। और हमें पूछा किसका मान है, तो y का प्रतिदिन का रुपये कितना मिलेगा, प्रतिदिन y को कितना मिलेगा, तो y को कितना मिलेगा 100 मिलेगा। 3 2 में 100 कर देंगे, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 22 से 3 बार में, तो y को कितना आ जाएगा 100 में 3 से गुणा करेंगे 300, तो y को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेगा 300। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। देखा, तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस घुमा दिया था, बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ नहीं था, बस यहाँ पर समझना था जो 120% वाला था। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा फ्लो में है जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करो यार, थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है। बाकी ये क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है कि हमें करने की नीड है, तो ये आप लोग खुद करिएगा, बहुत ईजी सवाल है, इसको बनाने में सेकंडों नहीं लगेगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जितने भाई लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करते हैं तो उससे लगता है कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही 62 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, दो ट्रेन। अब कह रहा है दोनों ट्रेन को एक दूसरे को 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। हमें क्या पूछा है, दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई साहब। चलो डिस्टेंस इन द सेंस मान लो कि हम पहली ट्रेन को x1 मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन को x2 मान लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। कह रहा है क्या, एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है जो 200 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। बस यही खेल पलट गया और यहाँ पे बोल दिया है भाई साहब इन्होंने, जो गलती कर दी इन्होंने बोल के विपरीत दिशा से आ रही है। दो चीजें मैंने बताया हर एक शिफ्ट में करा रहा हूं, तो या तो ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में चलती है या तो विपरीत डायरेक्शन में। अगर जब भी सेम बोले तो सेम बोलता है तो हम क्या बोलते हैं S1 माइनस S2, यानी स्पीड क्या होता है घटता है। अगर वहीं अपोजिट इन द सेंस अपोजिट बोले यानी क्या बोलते हैं, जिसको विपरीत बोलते हैं, तो S1 प्लस S2 होता है। सेम बोले तो स्पीड घटता है, अपोजिट बोले तो स्पीड जुड़ता है। बस ये चीज़ें आप लोग को याद करना है। और ये चीज़ें बोल दिया विपरीत यानी अपोजिट आ रही है। अब यहाँ पे इन लोगों का स्पीड निकाल देंगे, क्योंकि हमें जब भी मालूम है कि डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा दोनों ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू में टाइम। कुछ होता ही नहीं भाई, सारे खेल ऐसे ही घूमता है। डिस्टेंस पूछ दिया तो स्पीड इंटू टाइम हो गया, स्पीड पूछ दिया तो डिस्टेंस, स्पीड पूछ दिया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, टाइम पूछ दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो जो भी अपना है ना, अगर मैं टाइम एंड वर्क का खेला बताऊं तो ये होता है डिस्टेंस इशू स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इस पे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, घूमता रहता है। बस ये चीज़ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कहाँ कौन चीज़ें लगाना है लगाओ, एकदम ईजी से आ जाएगा, इसमें कुछ दम ही नहीं होता है। चलो अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है पहली ट्रेन क्या है, पहली ट्रेन का कि इन्होंने दे रखा है 250 मीटर लंबी, यानी पहली ट्रेन हमें मालूम है कि 250 मीटर है और दूसरी निकालना है हमें X2 ट्रेन वाली निकालना है। स्पीड देखते हैं, पहली ट्रेन का स्पीड कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी का 62 है। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। बट यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करना है। अब क्यों पॉज करना है, रीजन बताते हैं। रीजन इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें जो ये पूछा है ना भाई साहब, देखो यहाँ दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, और जब ऑप्शंस देखोगे ना तो सारे मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, तो जब भी मीटर में निकालना होता है ना, और यहाँ पर टाइम जब हमारा देखोगे तो टाइम यहाँ पर 10 क्या सेकंड है, यानी यहाँ पर सेकंड है और हमारा जो ऑप्शंस भी है वो भी मीटर में है। तो जो ऑप्शंस भी अगर मीटर में है तो और टाइम सेकंड में दे दिया है, तो जो हमारा स्पीड आएगा ना वो मीटर में आएगा, मीटर प्रति सेकंड। बट यहाँ पे ये चीज़ें बोल दिया है ना, यहाँ पे सारे किलोमीटर में, तो किलोमीटर जब भी आता है उसको मीटर सेकंड में बदलते हैं। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या हम लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे बड़ी संख्या है, यानी मीटर देखो किलोमीटर में है, किलोमीटर बड़ा है तो उसको 5/18 से करते हैं, यानी छोटी से करते हैं 5/18। वहीं मीटर प्रति सेकंड हो गया तो बड़ी से करते हैं, यानी मीटर से अगर किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 होता है। बट यहाँ पर किलोमीटर से हमें कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेंगे क्या, यानी 5/18 से कर लेंगे, 5/18। और टाइम हमारा दे दिया 10 सेकंड। कुछ करना ही नहीं भाई, मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो सिर्फ लिखना होता है ना तो बस पढ़ता और लिखता, डायरेक्ट आंसर आया था। अब यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पे 18 काट दो, 18 9 162 होता है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 9 5 45, तो यहाँ पे हो गया 250 प्लस में आ गया X2 बराबर में क्या हो गया 9 5 45 में 10 से गुणा करोगे यानी 450, यानी 450 आ गया। तो X2 निकालना है, X2 निकालना है तो 450 में से 250 घटा दोगे तो 200 आ जाएगा। यानी ट्रेन का हमारा क्या, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी 200 मीटर का है। तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं, बस लैंग्वेज घुमा रखा था। 2-3 चीजें हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब मालूम हो गया तो वैसे खट्टा आग निकल जाएगा। वाह, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि यदि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर 17 है तो a प्लस b का मान 1 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या हो गई, हिंदी में इंग्लिश पढ़ के देखते हैं। इफ a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 इक्वल टू 17 है एंड a प्लस b बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। समझा बचुआ, यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट भाई साहब माइनस लगाना भूल गए, यानी माइनस 2ab होगा। चलो हमने लगा दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं, क्योंकि देखो यार ऐसा कोई दो संख्या नहीं है ना जिसको हम लोग ऐड करें तो एक हो जाए। क्या ऐड करोगे, मान लो एक में 0 ऐड करोगे तो एक आएगा, अगर 1 के पावर 4 और 0 का पावर 4 करोगे तो 17 आएगा नहीं, तो इसको हम लोग फार्मूला से ही बनाएंगे, और फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1 क्या है, 1 है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं उसका। ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर निकाल लें तो हमारा क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ये तो फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। क्या ये मालूम होता है, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी बराबर 1 दे दिया है, हम ऐसा करते हैं दोनों बराबर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2ab, और इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब कुछ नहीं करते, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस 2ab को उधर भेज देते हैं, यानी 1 माइनस 2ab हो जाएगा। समझना, बस फार्मूला बेस पे है, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला मालूम होना चाहिए। बट हमें कितना है, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 जाना है, तो क्यों ना हम इसका भी एक बार होल स्क्वायर कर दें। अगर इसका भी अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, तो हमारा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 आ जाएगा, तो कर देते हैं। तो a के पावर 4 हो जाएगा प्लस b के पावर 4 हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे, अब बराबर इसको कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर अगर मान लो प्लस अगर करते हैं प्लस 2ab, यानी 2ab यानी क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है 2 में इससे गुणा करने और एक में इसे, तो 2ab इंटू 1 2ab इंटू 2 यानी 4ab। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, जानते हो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हमारा मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, जहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे हम मिटा लेते हैं, और यहाँ पे माइनस से ध्यान रखना, ठीक है। बस अब देखो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 4ab आ जाएगा, 4ab हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान देना यहाँ पे प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे इसको हटा दो भाई साहब, यानी माइनस 4ab। बस अब इसको हम इधर उधर ला देंगे, हो जाएगा खेला हमारा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac, a स्क्वायर सॉरी a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 कितना दिया है भाई साहब, 17 दिया है, ले भाई साहब। तो यहाँ पर 17 पुट कर दिए हम, 17 पुट कर देते हैं, और एक को इधर, एक जो है ना इधर ले लेते हैं, तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बराबर, अब देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएगा तो आएगा क्या, 2a के स्क्वायर बी स्क्वायर घटाने के बाद, और माइनस में यहाँ पे क्या है 4ab। बस अब ऐसा कुछ नहीं करना है, 17 में से 1 गया 16 हो गया, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2 यहाँ से 2ab, बस ये हो गया। अब 2 से इसको काट दो 8 बार में, तो यही तो आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और देखो हमें पूछा भी यही था, कहाँ पूछा है, देखो यहाँ भी पूछा है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है 8। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर भाई सब क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना बढ़िया सवाल था, और बच्चे बोलेंगे वाओ कितना बढ़िया, हम यहाँ पे वैल्यू भी रख के बना लेंगे। जब तक आपका ये फार्मूला 2 बार a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर को 2 बार लगाना होता है, 2 बार लगाओगे तभी आएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना इतना है, वे क्रमशः 15,000 रुपये और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12 और 19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करें। देखो इसमें जानते हो क्या है, इसमें सीन थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें सिंगल लोगों का नहीं पूछता है, कुल वहाँ पर व्यय बोलता है, कुल व्यय यानी एक्सपेंडिचर, यानी टोटल कितना खर्च किए हैं वो बोला। अगर कोई एक लोगों का बोलता ना तो बहुत ईजी में निकाल लेते, और ये ऐसा रेलवे में पहली बार हुआ है। देखो इसके पहले रेलवे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, ये पहली बार ऐसा पूछा है ना कि जिसमें इसमें एक्सपेंडिचर पूछा है। नहीं तो हमेशा रेलवे जानते हो क्या पूछता है, या तो सेविंग पूछ लेता है, नहीं तो उसका क्या इनकम पूछ लेता है। इस बार इन्होंने थोड़ा बहुत माइंड गेम खेल दिया और चीज़ों को घुमा दिया, जिससे बच्चों को नहीं ले आया कि थोड़ा प्रीवियस ईयर खेलते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं यार, अगर हम चीज़ें पढ़े होंगे तो कितना भी घुमाएगा तो क्या दिक्कत है, हम तो कर ही लेंगे। बट यह है कि हमें चीज़ें मालूम होना चाहिए। चलो सीमा और दर्शन का आय कितना है, 2 और 3 है, यानी हम इनकम इसका लिखते हैं क्या, 2 और 3 है। आय क्या कह रहा है, वो क्रम से इतना इतना की बचत करते हैं। चलो हम यहाँ पे इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर तुम खर्च करते हो तभी तो सेविंग आता है, तो एक्सपेंडिचर का भी अनुपात लिख देते हैं 12 और 19, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12 और 19। और अपना सेविंग कितना आ गया, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आएगा, सेविंग 15,000 9,000, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 15 के और 9 के।
के मतलब होता है 1000, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं आपस में, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इन दोनों को फिर आपस में गुणा कर, देखो ऐसे ऐसे गुणा करके यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा फिर ऐसे ऐसे गुणा करके उसके बराबर कर देते हैं, यानी इसका वैल्यू ये है। चलो वैसे ही निकालते हैं। यहाँ पर देखो 19 दूना 38, 12 3 36, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 में 15 से गुणा करते हैं तो 19 बचे 95, हाथ में 9, 19 और 9 28, यानी 285, इसका डिफरेंस लेना है। 12 में 9 से, तो 12 9 108। अब देखो 285 में 108 घटाओ, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 7 में से 0 गया 7, 2 में से गया यानी 177, यानी 177 के आएगा। तो यहाँ पे 177 के ना लिख के हम 3 को 0 बैठा देते हैं, क्योंकि 1000 होता है तो 177 के जगह अपन 3 को 0 निकाल दिए बस। अब यहाँ पर इसका क्या, हम लोगों को एक्सपेंडिचर निकालना है, यानी हमारा इनकम में से अगर हम सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा, सीधी सी बात है। तो हम इन लोगों का देखो यहाँ पे इन लोगों का इनकम क्या है 2 और 3 5, यहाँ 2 का मान दिया है, 5 का मान निकालना है, निकाल देते हैं भाई साहब 5 का मान। 2 का अगर मान दिया 2 से काटो, अगर 2 से काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे काटते हैं 2 से काटो, 2 8 16, 1 17, फिर 2 8 16, 1 10, 2 5 10, फिर 00। अब इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इन दोनों का क्या इनकम आएगा, जो इनकम आएगा उसमें से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर, दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वहीं तो पूछा है। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं 5 से। अगर मान लो 5 का वैल्यू अगर निकालना है डायरेक्ट, तो देखो 0, फिर यहाँ पर 0 50 25 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, यानी इनका क्या आ गया, इनकम आ गया। अब सेविंग घटाए थे तो देखो अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो ये देखो ये हो गया 44,2500 में से यहाँ पर 15 के और 9 के कितना होता है 24,000, तो 1 2 3 यहाँ पर 24,000 माइनस कर देंगे। यह है कितना 005 005, यार ये थोड़ा बढ़िया से नहीं लिखा हूँ, एक बार और लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 2, यानी 24,000 माइनस करना है। 005, 12 में से 4 गया 8, फिर यह 3 में से 2 गया 1, फिर ये 41,8,500, 41,8,500 ऑप्शन नंबर बी। देखा, तो ये सवाल था, क्योंकि इसका आप कोई ट्रिक ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 15 के 9 के का मल्टीपल देख के बना लोगे, ठीक है, उसमें भी आप कंफ्यूजन हो जाओगे चीज़ों को लेके, क्योंकि हमें यहाँ पर ये निकालना है क्या, इसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जितना भी हमारा इनकम आएगा, इनकम में से हम सेविंग घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक माइनस टेन थीटा बराबर 3/5 है, सेक प्लस टेन थीटा, सेक माइनस टेन थीटा बटे में सेक प्लस टेन थीटा बटे 3/5। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया था फर्स्ट, क्या उसमें जब आप प्रैक्टिस सेट 1 कराया था तो वैसे कराया था, क्योंकि होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, उसका चीज़ें क्या होती है, क्या सेक माइनस टेन है ना, तो ये देखो एक बार ये क्या होते हैं, जैसे एक बार ऐड होते हैं, सेक माइनस टेन प्लस में होता है सेक प्लस में 10, तो जब प्लस में करोगे ना तो 10 खत्म हो जाएंगे तो ऊपर सेक आएगा। फिर दूसरा में हो जाएगा सेक माइनस से, यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में से ये माइनस में होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर से क्या होगा, एक बार 10 खत्म हो जाएगा, नीचे से एक बार सेक खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप करके देख लेना, उतना करने की टाइम नहीं है, क्योंकि उतना करने की कोई नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक थीटा बटे में आ जाएगा टेन थीटा, और सेम जैसे इधर किया वैसे भी उधर होता है, दोनों पहले ऐड होता है, 3 और 5 कितना हो गया 8, एक बार ऐड हो रहा है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है 2, बस इसको काट देंगे तो ये 4/1 आ गया। अब देखो सेक थीटा है तो सेक थीटा ऐसे लिख देते हैं, सेक थीटा, टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, बट मैंने ऐसा करता हूँ कॉस को ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है, कॉस को ऊपर भेज देते हैं, तो सेन ये आप ऊपर आ गया कॉस थीटा, और बट्टे में हमारा कितना 4/1, ठीक है। आगे देखो, अब ये हो गया सेक थीटा, बट्टे में आ गया कितना साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। उसके बाद से कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू होगा कॉस थीटा को 1/सेक थीटा। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे लिख दिए, देखो ये चीज़ें होता है, एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा का अगर करोगे तो एक आइडेंटिटी होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही होता है क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा को अगर आइडेंटिटी 1 में सेक थीटा, तो सेम ऐसे ही होता है, अगर कोसेक थीटा निकालना होता है तो बराबर में 1/साइन थीटा होता है, अगर सेक थीटा निकालना होता है तो बराबर में 1/कोस थीटा होता है। बट यहाँ पे क्या बोला है हमको, कोस निकालना है तो बट्टे में 1/सेक थीटा हो जाएगा, बराबर में 4/1। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, काट देंगे, देखो सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी काटोगे 4 आ जाएगा, 1/साइन थीटा बराबर 4, तो हम साइन थीटा का मान निकाल देंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो पलट जाएगा, यानी 1/4 आएगा, साइन थीटा का मान 1/4 आएगा। हमें निकालना क्या है, तो 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा का मान कितना है 1/4, काट दो, 1 से काटे यानी 1/2, यानी 2 साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखा,
तो सी एन डी लगा दोगे, बहुत ईजी में बन जाएगा, ऑलरेडी मैं बता दिया है, बट एक बार और चीज़ें समझ में आएगा तो आप लोगों को बेटर होगा कि अगर सी एन डी पे कोई भी सवाल आए तो कैसे बनता है। एक बार फॉर्मेट मालूम है तो बस ऐसे ही उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं, ये कह रहा है कि रघु अपनी यात्रा को 15 घंटे में पूरी करता है यदि आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी बताएं, टोटल डिस्टेंस बताना है। इसमें डिस्टेंस निकालना होता है तो कुछ नहीं करते हैं। देखो जितना है पहले क्या है 57 है, इंटू में कितना है 78 है, और बट्टे में क्या होगा इन दोनों का ऐड, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 7 15 हाथ में 1 7 12 1 13 135 इंटू में 15, यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये होता है अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पर आता है एक्स इंटू में वाई और बट्टे में एक्स प्लस वाई और इंटू में टाइम, यह फॉर्मूला होता है। अगर हाफ दूरी पे निकाला है, यहाँ पे अगर दूरी बोल दिया शेष हाफ दूरी, यानी वहाँ पर अगर ये उस पर निकालोगे ना एवरेज स्पीड से भी, तो हाफ दूरी यानी एक एक कट के, देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ बता दूँ, ये आधा हाफ हो गया, ये अपना क्या हो गया हाफ हो गया, यानी इसको काटेगा तो एक एक ही 1:1 ही आएगा। तो सेम फॉर्मूला वही आएगा, बस यहाँ पे टोटल दूरी बताने के लिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस बताना होता है तो स्पीड इंटू टाइम निकाल देते हैं। तो ये टोटल अपना स्पीड आ गया, यहाँ पे अपना टाइम आ गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा। यही पूछा है तो कुल दूरी, बस यहाँ पे वैल्यू अब रख ही दिए, अब इसको काट देते हैं। यहाँ पे 15 से काट दो 9 बार में, 15 से 9 बार में कट जाएगा। अगर 9 से काटते हो 3 से काट दो, 3 से कितना 19 दूना 38 19 57 19 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काट दो, 3 दूना 6 1 3 6 के 18। अब यहाँ पे 19 में 26 से गुणा करना है, ठीक है। चलो गुणा करते हैं। 19 का 6 गुना कितना होता है, 19 5 95, 19 6 के 114, हाथ में आ गया 11, 19 दूना 38 और 11, 38 और 11 49, यानी 494। ओहो एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग इन द सेंस क्या, एवरेज स्पीड निकालते हैं तो भाई फ्लो में मैं भूल गया था, जब भी अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो 2xy बटे में होता है x प्लस वाई। समझ में आया भाई साहब? आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि एवरेज स्पीड ही तो बोला था। तो 2xy यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड ऑन कर लेना और अपने छोटे भाई को माफ़ कर देना, क्योंकि फ्लो में चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 9 दूना 18, हाथ में लेख 4 दूना 8 और 1 9, यानी हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा 988। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी इतना मस्ती में बना रहे थे ना फ्लो में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे एवरेज बहुत ईजी होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy बटे में x प्लस वाई होता है, बस वहाँ पर टाइम निकालना है तो इंटू में टाइम से गुणा कर देते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है भाई साहब? मजा आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहो यार, दिल से सुकून लग रहा है कि हाँ आज हम लोग सिंपल पेपर कर रहे हैं वाकई में। हाउस द जोश, क्योंकि यार उस दिन तबीयत खराब था, क्योंकि बहुत भाई लोग बोले हैं कि यार भैया आप बहुत स्लो बोलते हो। स्लो बोलने का रीज़न नहीं था, रीज़न था कि यार उस दिन हमें बुखार आ गया था। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ, फिर यार हिम्मत नहीं हो। फिर मैंने बोला कि यार देखो, अगर क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन होता है ना, सीन देखो क्या होता है मेरे साथ, ऐसा होता है जैसे पूरा दिन अपना काम होता है, अपना काम हम करते हैं लोग बढ़िया से, अपना स्टूडियो में ऑफिस में अपना काम जो होता है अपना काम करते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा टाइम मिला अपना पढ़ाई लिखाई करते लिए, थोड़ा बहुत जैसे कंटेंट आप लोगों का बनाना हो ये करना, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है कंटेंट बनाने में, पढ़ाने में, चीज़ों को करने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उस दिन बनाया था, बाकी थोड़ा बहुत शुरू से स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि थोड़ा तबीयत खराब होगा। बट जब भी देखो, जब 1 बजता है ना, एक बजता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आता है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं सो जाता हूँ, 1 बजे सो जाऊँगा। बट लेकिन जैसे ही बेड पे जाता हूँ ना भाई, मेरे को आदत है रील्स देखने का। अब मैं रील्स देखता हूँ, अपने मतलब इंद्रियों में खो जाता हूँ। जब रील्स देखने लगता हूँ तब तक हमारा नींद फट जाता है, यानी 1 पॉइंट यानी क्या 30 यानी 1:30 बज जाता है। जब 1:30 बज जाता है भाई मेरे को नींद ही नहीं लगता है। अब मेरे को कुछ भी कर लो नींद नहीं आता है। सीधी सी बात है, मैं फ़ोन चलाऊँ, फिर फ़ोन चलाता हूँ तो ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, फ़ोन को साइड में रखता हूँ, कितना भी कोशिश करता हूँ आँख पे रख के सोने की, नींद नहीं आता। फिर मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया चलो भाई रिकॉर्डिंग करते हैं यार, सबसे बढ़िया रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आएगा। इसलिए देखना जब मैं 3-3 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं फिर उधर 4 बजे सोता हूँ ना तो आराम से 9 बजे तक सोता हूँ, 9 और 10 बजे तक। इसलिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि सारे लोग जल्दी उठ जाते हैं और मैं आराम से 9-10 बजे तक सोता हूँ, क्योंकि 3-4 बजे तक सोना होता है। इसीलिए मैं आकर फिर 3 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि यार मेरे को रात को नींद ही नहीं आता है, कितना भी कोशिश कर लूँ होता ही नहीं है। इसलिए उस टाइम को मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेता हूँ और अपना जो रील्स वाला सेक्शन है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। वैसे रील्स देखने में मज़ा आता है, कुछ भी कहो तो। चलो होता है थोड़ा यार, इतना काम करने के बाद से रात को आदमी फ्रस्ट्रेशन में क्या ही कर सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। CD एंगल C का समद्विभाजक है जो AB से D पर मिलता है और ECD का मध्य बिंदु है, तो BE की लंबाई बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। कहाँ पूछा है देखो, पूछा क्या है, RRB NTPC CBT 2 का क्वेश्चन है। सोचो भाई साहब, तुम लोग CBT 1 में CBT का क्वेश्चन करते हो, देख लो किस लेवल का कॉन्फिडेंस है, सीना तान के बोलोगे भाई मैंने करके आया है और फील आएगा। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं।
देखो एंगल क्या बोला है, ट्रेंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रेंगल होता क्या है, बहुत भाई लोग बोलेंगे भैया इक्विलेटरल होता क्या है, क्या होता है बबुआ, कुछ ना होता, डरना थोड़ी होता है। देखो इक्विलेटरल मैं बताऊंगा क्या होता है। इक्विलेटरल होता है क्या, जिसकी एंगल क्या होता है, बराबर हो गए, इसका 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री, ए बी 60, यानी टोटल एंगल क्या अपने आप में 60 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं इसका साइड क्या होता है, बराबर होता है, यानी तीनों साइड आपस में बराबर होता है, जिसको इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ लिया। आगे बोला है क्या, हुज साइड 12, यानी सारे का कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, अगर एक साइड 12 है तो सारे साइड कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12। अब कह रहा है कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ क्या ट्रेंगल सी विच मिट्स ए बी एट डी पॉइंट, डी पॉइंट में मिलते हैं क्या ए बी। अगर मान लो इसको हम ए बी मानते हैं, ये हो गया ए और बी, और क्या एंगल सी का बाइसेक्टर है, एंगल सी यानी सी ये हो गया इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब समझते हो क्या होता है, बाइसेक्टर यानी ये दोनों आपस में बराबर में बांटते हैं, बराबर में बांटते हैं, और जो बाइसेक्टर होते हैं वो अपने आप का क्या 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। ठीक है, बाइसेक्टर यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजक। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए, कहाँ तक पढ़ लिए देखो, क्योंकि यहाँ तक तो पढ़ लिए हम। देखो साइड यहाँ पर 12 सारे कर दिए हैं, सी डी 12 हो गया। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ सी विच मीट्स ए बी एट डी, एट डी, एट डी, यानी ये वाला वैल्यू अपना डी हो जाएगा। ठीक है, एट डी, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। बे भाई कहाँ दिमाग काम करत हो बचवा, यहाँ पे हो गया डी, यानी ये क्या है, ए बी जो कर रहा है क्या, ये बी क्या डी पे पॉइंट है, सॉरी जो ए बी है, ए बी के जो लाइनिंग है उस पे है एक डी पॉइंट, यहाँ पे बोला है डी, एंड ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जो ई है क्या सी डी का मिड पॉइंट है, और सी डी है कहाँ, सी डी ये है, सी डी का मिड पॉइंट क्या है ई, यानी इसका बराबर। अब देखो मिड पॉइंट होता है तो दो चीजें आता है, मिड पॉइंट वही होता है ना, तो इसका रेशियो बराबर, अगर मान लो इधर एक्स है तो ये भी एक्स है, यानी आपस में दो भागों में बढ़ जाते हैं मिड पॉइंट जब भी आता है तो ये सब चीजें होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है बट चीजों समझ में आएगी। ठीक है, सी डी अब कह रहा है इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी, बी का लेंथ बताना है, बी कहाँ है बी, यानी ये वाला लेंथ हमें बनाना है बी का, समझ रहे हो, गेम यहाँ पर सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है अपना ये तो बराबर है भाई एंगल से बाइसेक्टर, यानी ये भी बराबर में हो जाएगा, तो अगर मान लो ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये 6 6। अब देखो इसमें 2 बार पाइथागोरस लगता है, और कहाँ कहाँ लगता है, पहला पाइथागोरस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, पहला पाइथागोरस इस कलर से दिखाता हूँ। ये देखो एक ये लाइन हो गया, सीधी सी बात है, ये हो गया और ये हो गया, यानी देखो यहाँ पर देखोगे तो ये पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस इन द सेंस क्या, इसका वैल्यू 6 दे रखा है, इसका वैल्यू 12 दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी हमें सी डी निकालना है। ठीक है, सी डी निकालना है, तो सी डी निकालते हैं हम। पहले देखो पाइथागोरस कैसे लगता है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये अपना बड़ी साइड है, और ये दोनों छोटी साइड है, यानी छोटी साइड का स्क्वायर, यानी दोनों छोटी साइड का स्क्वायर इक्वल टू में होता है बड़ी साइड। ठीक है, तो बड़ी साइज हमारा कितना है 12 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, एक बार बोलोगे एक लाइन लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, एक लाइन में लिख देता हूँ, एक लाइन यानी सेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक लाइन में लिख देता हूँ, बोलोगे कि भैया यार क्या बात है, एक लाइन लिख देता हूँ, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाएगा अपना सी डी का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर, बी डी ये वाला स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता हूँ। चलो अब यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, बी सी या सी बी बोलो बात बराबर है, बी सी का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, डायरेक्ट लिख दो 144। सी डी हमारा निकालना है ये, तो सी डी ऐसे निकाल लेता हूँ, सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर है, अगर मान लो बी डी का स्क्वायर, बी डी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो सीधी सी बात है 144 में से 36 घटा दो, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 144 में 36, 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 108। अब देखो यहाँ पर सी डी में से अगर जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट में 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 108 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 36 का 3 गुना होता है, तो यार 36 अगर मान लो 36 का 3 गुना, 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6√3, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो सी डी का मान है कितना आ गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारा सी डी है ये सी डी यानी कितना आ गया 6√3, सी डी अपना क्या है 6√3, ये बड़ा वाला लाइन, बट मैंने अभी बोला ये मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट होता है तो 2 भागों में बांट देता है, यानी 6/6√3 का 2 भाग कर देते हैं, तो 6√3 है हमारा, इसका 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3√3। ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत ईजी है एकदम, एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 3√3, यानी ये आ गया 3√3 और ये आ गया 3√3, अपना 2 को निकल गया 3√3, एक बार पाइथागोरस लग गया, एक बार और लग जाएगा। अब एक बार पाइथागोरस कैसे लगेगा देखो, अब यहाँ से मैं इसू का यूज करता हूँ भाई साहब, और ये हरा वाला उठाता हूँ, देखो एक ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पाइथागोरस दिख रहा है,
ये वाला पाइथागोरस यूज करेंगे। यानी देखो ये 3√3 आ गया, 6 आ गया, यही तो वैल्यू निकालना है हमारा। क्या निकालना है? देखो बी का मान निकालना है, यही तो बी निकालना है, बस लगा दो सेकंड पाइथागोरस। अब सेकंड पाइथागोरस लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि इसको पहले छोटा कर सकते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। ठीक है, इसको हम लोग एक बार छोटा करके देख लेते हैं। कहाँ है बब्बू, आओ इधर आओ, ये ठीक है। अब इसको सारे मिटा देता हूँ। ठीक है भाई साहब, चलो मिटा दिया यहाँ पे। देखो अब हमें निकालना है क्या, ये वाला, इसका निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, ई बी का स्क्वायर निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये बड़ी वाला एंगल है, तो बड़ी वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी वाला एंगल यानी ई बी का स्क्वायर निकालना है। ई बी का स्क्वायर, देखो ई बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है देखो डी के स्क्वायर बट प्लस में क्या हो, बी डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया कि डी ई के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा अपना, बी डी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब जैसे जैसे बोला है वो वैल्यू रख देते हैं। ई बी का स्क्वायर निकालना है तो निकालना है, डी क्या है अपना, डी कितना है, डी कितना है, डी और ई 3√3 यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। बस एक स्टेप और लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ई बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3√3 यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का करोगे तो 3, 9 3 27 प्लस में 6 का स्क्वायर करोगे 36, यानी हमारा ई बी कितना आ गया, ई बी स्क्वायर अगर ये देखो 7 13 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 यानी ई बी का स्क्वायर √63। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई बी अगर हटाते हूँ तो इस पे रूट आ जाएगा 63 में। देखो फिर ई बी यहाँ पे ई बी निकालते हैं तो 63 को हम कैसे कर सकते हैं, 9 7 63, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यार एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। 9 7 63 तो 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और √7 का तो कुछ निकलता नहीं, तो √7 यानी ई बी का वैल्यू आएगा 3√3, 3√7 का है तो ऑप्शन नंबर सी। देखा, इस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इतना कुछ दम नहीं था, बस इसमें सिर्फ पाइथागोरस लगाना था और पाइथागोरस लगा के निकालना था, और पाइथागोरस वो भी 2 बार लगाना था। क्योंकि मैंने यार इस बार देखो, हम ये नहीं देख रहा हूँ कि हमें कितना टाइम लग रहा है, कितना लंबा सेशन जा रहा है, बस ये देख रहा हूँ कि इसमें हम कितना चीज़ें आप लोग को डिलीवर कर पा रहा हूँ। भाई 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ और 30 क्वेश्चन का जो लेवल है, सारे क्वेश्चन का लेवल अच्छे अच्छे। अगर तुम आपको लग रहा है कि नहीं भैया ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। आप लोग के यूट्यूब में एक सेक्शन आता है, उसको आप 2x में करिए और देखिए। 2x में करिएगा 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट का सेशन आप मुश्किल से 40 मिनट में कर लोगे। 40 मिनट में 50 मिनट में आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से चीज़ों समझ पाओगे। क्योंकि यार अगर मैं बेसिक्स ना बताता ना, ये सारी चीज़ें अगर ना लिख के आऊँगा ना, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बाउंस मार देगा, भैया कैसे लिख दिए। और एक बार मैं यहाँ पर लिख दूँ ना तो ये सारे पॉइंट आप ऐसे भी स्किप कर दोगे, मन में कर लोगे। अगर मन में कर लोगे तो ये सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं भी तो मन में कर दूंगा। लेकिन ये है कि हमें लिख के बताना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इसे आप लोगों को दिल पे नहीं लेना है, निगेटिव नहीं होना है, चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ते रहना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर बार बोल रहे थे ना कि भैया आप सिर्फ मोड ही निकाल रहे हो, यानी बहुलक निकालते हो, एक बार मीडियन निकाल के बता दो, यानी माध्यिका निकाल के बता दो। लो भाई साहब, आ गया माध्यिका का क्वेश्चन। देखो जब भी माध्यिका निकालते हैं ना, तो माध्यिका निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, यानी जब हम मीडियन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस, और बट्टे में ये होता है n/2 माइनस में CF, यानी क्लोनियन फ्रैक्शन, बट्टे में होता है यहाँ पे F और यहाँ पे हो जाता है इंटू में H हाइट। ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला हो जाता है तो इसको निकालना कैसे होता है, देखो जब n/2 निकालना होता है तो n/2 कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी अगर नंबर ऑफ पेशेंट, जब ये CF क्लोनियन फ्रैक्शन में निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहले को तो ऐसे लिख देते हैं 14, फिर देखो दूसरा में क्या करते हैं, 14 को 37 में, 37 जो है ना, 14 को 37 में ऐड कर देते हैं, यानी ये होगा कितना 51। अब देखो, अब ऐसे करेंगे कि 51 को 28 में ऐड करेंगे, यानी 8 1 9 5 2 7। अब 7 9 को 39 में ऐड करेंगे, 7 9 को 9 9 18 हाथ में 1 और 7 3 10 से 11 118। अब 118 को हम 12 में ऐड करेंगे, यानी 130 आ जाएगा। देखो ये हमारा n का वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, n/2 निकालना है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 130, इसका आधा कर देंगे तो n/2 अपना कितना आ जाएगा, n/2 अगर निकालना हो तो n/2 सीधी सी बात है डायरेक्ट आ जाएगा 65। n/2 अपना कितना आ गया 65। देखो n/2 65 आ गया। जो n/2 आ गया 65, तो उसको हम देखते हैं कि ये लाइज कहाँ कर रहा है, यानी ये कौन से सेक्शन में आ रहा है 65। तो 65 क्या, ये देखो 51 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा है, यानी इसी के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, नहीं इस वाले में फ्रैक्शन में आएगा। ये देखो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। जो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा ना, तो 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझना है कि मॉडल क्लास में क्या क्या होता है। अब वो क्या क्या होता है, मैं पॉइंट आप लोगों को लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। मॉडल क्लास में जो 140 240 है ना, ये हमारा आ जाता है लोअर क्लास, यानी एल का वैल्यू आ जाता है।
ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस, एक 240 और 50 का जो डिफरेंस होता है, यानी इसमें डिफरेंस 50 आ रहा है, और ये 50 किसका मान है, हाइट यानी एज का मान होता है, इसका एज का मान इन लोगों का दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो 28 है ये फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, क्या एफ होता है, ठीक है। और इसके जस्ट पहले यानी 51, ये जो 51 है ना, ये हमारा सी एफ यानी क्लोनियन आता है, ये हमारा सी एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्लोनियन फ्रैक्शन। 3-4 चीज़ें मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया। ये होता है अपना फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाला सी एफ होता है, और यहाँ पे N2 का मान 65 आ गया, 65 को लाइज करना कहाँ होता है, फिर एल का मान हो गया, और फिर ये यहाँ पे एन का मान। भाई साहब अगर फॉर्मूला मालूम है तभी बना पाओगे, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला मालूम होगा तभी टच करना, नहीं तो एग्जाम में आए तो उसको स्किप करना, नहीं तो खेलते रह जाओगे, आएगा नहीं आंसर। चलो अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। रख के देखते हैं, अब रखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एल का वैल्यू कितना जाएगा 240, प्लस n/2 कितना हो गया 65, माइनस सी एफ कितना है अपना, सी एफ कितना 51, फिर बट्टे में कितना एफ कितना है 28, और बट्टे में हाइट कितना भी निकाले हैं 50। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो यानी एम बराबर निकाल लो, एम बराबर मीडियन 240 प्लस 65 में से 51 घटाओगे 14, बट्टे में क्या आ गया 28, इंटू में आ गया 50, तो इसको 2 बार में, अब 1/2 ये 2 काट देगा 25 बार में, ठीक है। तो एम बराबर आ जाएगा कितना 240 प्लस में 25 बराबर में कितना हो जाएगा 240 और 25 265। कहाँ है 265, 265 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखा, बस आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए तो जल्दी बना लोगे, क्योंकि यार इस क्वेश्चन ऐसा है ये, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप लोग एग्जाम में सब 30 क्वेश्चन इसी लेवल पे दे देगा, नहीं 30 क्वेश्चन इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन होगा जो इसमें से चुन के निकालेगा। लेकिन भाई सब सोचो ना, मैं 30 क्वेश्चन इस लेवल का दे रहा हूँ, यानी समझ रहे हो, और 30 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आएंगे, कि अलग अलग शिफ्ट में अगर ये आ गया तो फिर ये पिछली वाला में क्वेश्चन थोड़ा इजी आ जाएगा। क्योंकि देखो यार जब भी एग्जामिनर देता है ना तो वेटेज के हिसाब से देता है, क्योंकि बच्चों को भी मालूम है कि 90 मिनट में इसको 100 क्वेश्चन करना है, तो लिमिट में नहीं देगा, वो ऐसा देगा कि 90 मिनट के अंदर आप कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जामिनर ये सब चीज़ें समझता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि 18%, 24% और 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावित मूल्य प्रतिशत ज्ञात करें। अंकित मूल्य का प्रभावित प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ पर 3 बार दिया है डिस्काउंट, अब 3 बार दिया है डिस्काउंट, तो या तो फॉर्मूला से निकालो तो नहीं सक्सेसिव से निकालो। चलो मैं सक्सेसिव से निकालता हूँ, पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, और डिस्काउंट निकालेंगे तो टोटल 100 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि अंकित मूल्य पर कितना प्रभावित छूट मिला है, ठीक है। चलो तो हमारा 3 पहले आ गया, पहले 18% है, दूसरा कितना है 24% है, तीसरा क्या है 18% है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ 18 का निकाल लेता हूँ, 18 का। जब भी अगर मान लो डिस्काउंट निकालना होता है क्या होता है x + y माइनस में xy/100, ये डिस्काउंट्स का फॉर्मूला होता है जिसको हम सक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। आप वैल्यू रख दोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट निकालता हूँ भाई, मैं बहुत बार ये चीज़ें बता दिया हूँ इसलिए डायरेक्ट बताता हूँ। 18 का निकालता हूँ, मैंने मान लो 18% हो गया, ये 18%। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 18 36 और माइनस कर देता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट निकालना है। अगर डिस्काउंट नहीं निकालना होता, अगर परसेंटेज में निकालना होता तो प्लस होता है, डिस्काउंट होता है तो माइनस हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करो अगर कितना हो जाएगा 324, तो 324 यानी 3.24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 36 में से 3 घटा देंगे, तो 36 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। और 33 में से क्या घटाना है हमको 2.4, यानी हमारा कहीं ना कहीं 32.76, यानी पहला ये हो गया 32.76, ये हो गया, और फिर दूसरा अपना बचा 24%। फिर लो भाई दूसरा 24% पर लगा देता हूँ, फिर 24%, इन दोनों का एक बार लगा देता हूँ, ये हो गया। अब इन दोनों का लगाऊंगा तो क्या होगा 32.76 प्लस में 24, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 32.76 इंटू में 24 बट्टे में 100। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पॉइंट को हटा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 24 जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 और 56.76, इससे कम होगा, यानी 56.76 से कम होगा। 56.76 से अगर देखता हूँ तो ये नज़दीक है, तो एक तो ऐसे ही खत्म हो गया 54.41। बाकी निकाल के देख लेता हूँ क्या होता है, ठीक है। चलो निकाल के देखता हूँ, 24 से गुणा कर लेते हैं भाई, 24 के पढ़ाई याद होना चाहिए। 24 से कितना होता है 144, हाथ में कितना आ गया 14, ठीक है। 24 का 7 गुना 168, 168 में 14 हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया 8 4 12, हाथ में 1 7 और 1 8 8 और 182, 182 के 2 हाथ में आ गया 18। फिर है 24 का 48, 24 में 24 दूना 48, 48 में हमारा 18 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 8 16, हाथ में 1 और 5 1 6, यानी 66, यानी 66 के 6 हाथ में लगा 6, ठीक है। अब आ गया 24 का 3 गुना 72, 72 और 6 78। अब देखो इतना सारा मैं कैलकुलेशन कर दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें कुछ आप ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगा होगा। देखो 4 जीरो के बाद है तो 4 जीरो का पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो भाई। देखो 1 2 3 4 यानी 7 पॉइंट कितना आ गया 7.8624। बस हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 76.76 में से हमें माइनस क्या करना है 7.8624,
यहाँ पर 0 0 बैठा लेता हूँ। 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर ये होगा 5, यानी ये होगा 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया 9, फिर ये होगा 6, यानी 16 में से 8 गया 8 पॉइंट। यहाँ पर आ गया 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया कितना होता है 8, 8 7 15 यानी 4, यानी ये आ गया कितना 48.896, 48.896 अपना डिस्काउंट आ गया। तो इसको हम ऑन एन एवरेज ऐसे भी तो लिख सकते हैं 48.8 की जगह पर 48.90%, यानी इतना का छूट मिल गया। लेकिन ये थोड़ी पूछा है 48.9 ले मारा सी मार दिया मैंने देखते ही, बट ये पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है उस लाइन को हम पढ़ते हैं, और ये पूछा क्या है देखते हैं। पूछा क्या है कि 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावित मूल्य प्रतिशत ज्ञात करें। अंकित मूल्य पर प्रभावित मूल्य क्या होगा, यानी अंकित मूल्य का मान लो 100% है अपने आप में, तो इसको घटा दो 48 पॉइंट कितना 48.90, 48.90 घटाओगे तो 51.10% का मूल्य आएगा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल था भाई, सारे सवाल अच्छे अच्छे उठा कर लाया हूँ मैं, एकदम तगड़ा तगड़ा कि लगे कि थोड़ा कैलकुलेशन भी हो, थोड़ा बहुत इसमें मजेदार चीज़ें भी हो, इसलिए देख रहा हूँ इतना अभी 1 घंटा 15 मिनट हो गया और 22 क्वेश्चन हो गए। फिर भी 22 क्वेश्चन को कराने के लिए सोचो 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, यानी क्वेश्चन का लेवल में कुछ तो है भाई, यानी मज़ा तो आ रहा है। अगर इसी जोश जज्बा के साथ लग रहा है कि भैया यार मेहनत इतना कर रहे हैं, तो भाई सब लोगों एकदम लोगों नहीं होता है, ठोको ठोको क्या होता है, लाइक कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास इसको फैलाओ पूरा, ये क्या तगड़ा भैया बता रहे हैं चीज़ों को, बताओ कि हाँ है एक भैया है जो चीज़ों की इतना ईजी वे में भी डिलीवर कर सकते हैं, जो आप लोगों को इतना हुआ बन जाता है ना कि मैथ्स ऐसे 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 कैसे हो सकता है यार, हमारे रहते हुए लग रहा है कि मैथ्स आपको इतना टफ लगेगा, बहुत ईजी है, बस पढ़ते रहो। देखो 6 के 3 क्रमागत गुणज का योग इतना है, तो सबसे छोटी बताना है 6 का 3 क्रमागत गुणज। मान लो 6 का 3 क्रमागत गुणज क्या क्या हो सकता है। मान लो पहला मैंने ऐसे मानता हूँ, क्या पहला लेता हूँ 6x क्रमागत गुणज का योग, पहला मान लो 6x प्लस में हो गया 6x + 1, दूसरा हो गया ठीक है 6 1 + 1, फिर तीसरा में हो जाएगा 6x + 2, यानी 3 ही तो बोला है क्रमागत गुणज का। मान लो पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, बस अब यही तो बोला है, ये 3 को दे दिया अपना, और इसका योग कितना दे रखा है 3240, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस में 6x + 6 प्लस में 6x प्लस में 12 इक्वल टू में क्या 3240। बहुत ईजी सवाल है। देखो यहाँ पर 6x कितना 18x, 6x ठीक है 18x बराबर में 3240 और एक घटा दो, यहाँ पे क्या है 6 और 12 6 18 -18 कर दो, तो यहाँ पर 18x बराबर कितना हो जाएगा 3200, 18 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 3222, 3222। अब 18 से काट दो, 18 से काट दो, 18 से काटोगे तो 18 एकम 18, 18 एक 18 12, यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 114 ठीक है 114 आएगा। तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 108 नहीं यार 122 होगा ना, सॉरी ब्रो, सॉरी 122 ठीक है। तो यहाँ पर 122 आ गया, 122 करोगे तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 6 = 108, 108 में 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 14, यानी कहीं ना कहीं आ गया कितना, देखो यार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे करो, यहाँ पे कितना है अपना 32 22, इसको हम 18 से काट रहे हैं, 18 इन द सेंस ये भी तो है 22 यार, देखो 2 2 6 3 9 से भी तो कट जाएगा यार, क्यों इतना दिमाग लगाना। देखो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। 32 22 है, देखो 32 22, कुछ चीज़ें होता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 9 से काट दो, 9 ये होता है 9 3 27, 27 में 3 2 5 52, फिर 9 5 45 45, और फिर 9 8 72 हो गया, 9 2 18, फिर 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे कितना होगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2 7 14 1, 2 8 16, 2 9 18, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 179। बट यार x का मान तो नहीं पूछा है ना कि हम यहाँ पे काट के निकाल दें, हमें पूछा क्या है मान वो देख लेते हैं ना एक बार। और वो देखने के लिए क्या बोला है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पूछ दिया है हमें। अब सबसे छोटी संख्या क्या, यही तो है 6x, यानी मान लो 6x सबसे छोटी संख्या है, तो ये 6 x का मान कितना है 179, तो 179 कर देते हैं। तो 9 6 54, यूनिट डिजिट एक ही है 4, नहीं विश्वास है तो कर लो, 9 6 54 हाथ में 5, 7 7 6 42 और 5 47, हाथ में लाल 4, तो 6 और 4 10, 1074, 1074 यूनिट डिजिट इसका भी है। देखो 2 बार मैंने मिस्टेक कर दिया, यूनिट डिजिट मैंने इसका भी तो है 1 4, तो 2 बार ऐसे ऐसे मिस्टेक होती रहती है। तो एक बार आप लोग यूनिट डिजिट ना देख के, अगर यूनिट डिजिट सेम है तो एक बार गुणा कर लो, क्योंकि जब इतना निकाल लिया तो इतना गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ईजी सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a + 1/2a बराबर 6 है, तो निकालना क्या है 64a के पावर 6 प्लस में 1/64
ए के पावर 6 निकालना है। देखो मैंने गेम चेंज कर दिया। हमेशा आप क्या बोलते हो भैया कि x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया तो ऐसे भी तो निकाल सकते x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते 3 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 7। इस बार मैंने ले भाई चेंज कर दिया। इतना ईजी क्यों भाई, इतना ईजी तो सब बना रहे हैं, बस मैंने कोफिशिएंट में कुछ नहीं किया है। अब बोलो भैया आपने चेंज कर दिया, क्या इस पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं इंपैक्ट पड़ेगा भाई। देखो जब भी अगर मान लो सेम ये भी 2 है ये भी 2 है, यानी कुछ भी मतलब देखो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको लेट मैंने x मान लिया तो ये भी तो x हो जाएगा, यानी कहने से x प्लस 1/x का मान ये भी 6 हो गया। कुछ नहीं करना, बस भ्रमित करने के लिए यहाँ पे 2a लिख दिया है, यहाँ पे भ्रमित करने के लिए 64 दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, और कुछ है नहीं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, अब बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये 2a प्लस में 1/2a बराबर में क्या है 6। तो देखो हमें a के पावर 6 तक जाना है, तो पहले स्क्वायर तक आते हैं। जब स्क्वायर तक आएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बस 4a स्क्वायर प्लस सेम ऐसे ही 1/4a स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी मालूम है कि स्क्वायर करते हैं तो इसका n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो n का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 2 माइनस कर देंगे यानी 34 आ जाएगा। यानी 4a स्क्वायर का भाई इतना आ गया, क्या आ गया 34। अब देखो जब 4a स्क्वायर आएगा तो हम क्यों ना, देखो अगर 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है बबुआ, तो 4 का क्यूब 64 होला गुरुजी। क्या 4 का 3 बार करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो इसी का हम क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो सीधे हो जाएगा 64a स्क्वायर प्लस में 1/64a स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 34 के। अब देखो अब यहाँ पर क्यूब किया हम तभी तो यहाँ पे आया है ये a स्क्वायर। भाई फ्लो में गलती मत कर दे यार, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, जब क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि जब देखो यहाँ पे स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर तक क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, a का क्यूब 2 × 6 सेम वैसे ही है। अब क्यूब करने के लिए क्या होता है, मान लो a प्लस 1/a बराबर n दे दिया है, तो हमें क्यूब निकालने के लिए a क्यूब प्लस 1/a निकालते हैं तो क्या होता है n क्यूब माइनस में 3n। सीधी सी बात, n का वैल्यू क्या है 64। ठीक है, n का वैल्यू 34, तो 34 का क्यूब माइनस में 3n यानी 3 × 34। अब देखो अब बोलोगे भैया ले अब 34 का क्यू निकालने में तो लंका लग जाएगी हमारी। 34 का क्यू निकालो फिर उसके बाद निकालो, भाई तो झंझट तो है, टाइम लगेगा। अब ऐसे भी तो नहीं कर सकते हो कि हम डीएस लगाते हैं, डीएस तो लगा सकते हैं लेकिन यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हो, देखो 4 का क्यू क्या होता है 64 माइनस, अब 3 में 4 से गुणा करोगे तो कितना 3 × 12 यानी 4 में से घटाओगे तो 2 आएगा और यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ले भाई साहब एक ही तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बट 3 में से तो कोई एक हो सकता है ना, फंस गए ना, तो हम पूरा नहीं निकालेंगे। जब ये नहीं लगा तो ले भाई हमारे पास डिजिटल सम है। डिजिटल सम क्या करते हैं, पहले तो इसको काट दिया है खत्म। डिजिटल सम इन द सेंस क्या, संख्या को ऐड करते हैं। देखो 9 को काउंट नहीं करते हैं, 5 4 9 खत्म, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4। यहाँ पे देखो 9 को खत्म, 2 2 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 5। यानी डिजिटल सम अब सबका अलग अलग है, निकाल देते हैं। देखो 4 3 7, 7 का क्यूब करते हो तो कितना होता है 343, 343 होता है। 343 को जोड़ो, 4 3 7 और 3 10, यानी हमारा कितना आ गया यहाँ पर 10 माइनस 3, यहाँ डिजिटल सम है 4 3 7, 7 3 का 21, क्या करोगे 7 में 21 से गुणा करोगे, 21 को 2 और 1 करोगे 3 आएगा। ठीक है, अब 10 में से 3 घटाओगे यानी 7, जो भी डिजिटल सम होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। तो डिजिटल से निकाल लेंगे। ले भाई हमें क्या मतलब है कि तुम यूनिट डिजिट अलग अलग दूसरे क्या फर्क पड़ता है अपनों को, डिजिटल सम हमें मालूम है तो। और डिजिटल सम नहीं मालूम है तो 34 का होल क्यों निकालो, 34 का क्यों निकालने के लिए क्या करोगे, तो 34 × 34 × 34, फिर माइनस में 34 का 3 × 4 3 बार हाथ में लागल 1, 3 3 का 9 1 10, 102। अब इसका निकाल लो, फिर 102 घटाओगे, लो भाई 29 39 202 जरूर आएगा, चेक कर लेना, हमें जरूरत ही नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी एक व्यवसाय में 7 8 5 के अनुपात में निवेश किया, वे इतना 83,600 रुपये वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी अपना धन क्रमशः 3 माह 7 माह में वापस लिया हो, तब ए और सी का लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। देख रहे हो भाई, सब बोलेगा कि भैया यार कभी भी तो क्वेश्चन ऐसा आया कि जो इजी होगा, सारे क्वेश्चन एकदम धक्का धक एक एक क्वेश्चन एकदम तगड़ा तगड़ा देते जा रहे हो। ले भाई मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था कि भाई जिगरा लेकर बैठना इस क्लास में, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि बाकियों के लोगों की तरह। ले भाई साहब मैंने सैम्पल पेपर के नाम पर जो पेपर में आ रहा है इजी सवाल करा करा के एकदम ले मैं व्यूज़ माहौल एकदम बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, वाह क्या बात है। जो क्वेश्चन भाई साहब वो भी तो देखना है, जो 7 8 क्वेश्चन जो बाकी लोग नहीं बना पाते, 22 तो ऐसे भी कर लोगे यार, जो मैंने चीज़ें ऑलरेडी पहले बता दिया था। चलो इसको देखते हैं। एवरेज क्या है, पार्टनरशिप का सवाल है, सीधी सी बात है, लिखते हैं ए बी
सी, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापार में ABC क्या है, 7-8-5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 7-8-5 के अनुपात में निवेश करते हैं। अब कह रहा है क्या, अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इतना रुपए की लाभ होता है, वार्षिक लाभ होता है, वार्षिक लाभ होता है यानी कहीं ना कहीं 12 महीने पर लाभ होता है। यदि ए और सी अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस ले लेते हैं, ये अपना जो धन होता है ना, क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, अपना इनकम होता है। क्योंकि देखो मैं चीज़ें बताता हूँ, जब भी अगर प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू टाइम होता है। हमें प्रॉफिट ही की वैल्यू दे रखा है 83,600, तो प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो प्रॉफिट का अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखता हूँ तो ये अपना क्या आ जाएगा, 7-8-5। इसमें हम टाइम से गुणा करेंगे, तो टाइम से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। टाइम से गुणा करेंगे, वार्षिक लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले बात क्या कह रहा है कि यदि ए और सी ये 3 माह में और 7 माह में वापस लेता है, यानी ए कितना था, 3 महीने के लिए था, 3 में टी निकाल देंगे, प्रॉफिट निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू टाइम 3 आ गया। बी भाई साहब वापस नहीं लिए हैं और वार्षिक तक रह रहे साथ में, वार्षिक इन द सेंस बी भाई साहब 12 महीने तक रहे हैं, यानी बी का मान 12 हो गया, ठीक है। और सी भाई साहब क्या कर रहे हैं, 7 माह में वापस ले लेते हैं, यानी सी भाई साहब 7 महीने तक रहे हैं। इन लोगों को लगा कि कुछ झोले अपना पैसा निकालो, लेकिन बी साहब करा नहीं निकालेंगे भाई साहब, हम तो पूरे साल रहेंगे, यानी 12 महीने। अब ऐसा क्या कर सकते हैं, ये करते थे 7 तरीका 21, 12 8 कितना होता है, 96, 12 9 108 होता है, 7 5 35, ये हो गया। इन लोगों का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये बोला है कि ए और सी के लाभ के बीच का अंतर बताना है, ए और सी। ये हमारा कितना है, 21, सी कितना है, 35। तो 21 और 35 के बीच का अंतर क्या है, 14। 14 में 2 चीज आता है, एक 2 आता है, एक 7 आता है। जो भी मल्टीपल होगा क्या होगा, 2 और 7 का मल्टीपल होगा। 2 से सारे कटेंगे, बोले भैया 7 से चेक कर लो, भाई साहब 7 से भी सारे कटेंगे। देखो 7 से तो ये नहीं कटेंगे, यानी 75 से नहीं होगा, लेकिन ये कट जाएंगे, 1170। ये 88 नहीं कटेंगे, 7 से कम 7 18, ये कट जाएगा, 7 से कम 7 दूना 14। यानी हम 2 ऑप्शन में क्या हुआ भाई साहब, फंस गए। 2 ऑप्शन में फंस गए तो हम क्या करें, जब इतना निकाल ही लिए तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट कितना है अपना, 83,600 सारे लोगों में, यानी 5 6 5 11 और 1 12, हाथ में कितना लगा, 1, 3 9 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी 152 का मान है। और इन दोनों का डिफरेंस यानी 14 का मान निकालना है बस। अब 152 है तो 152 किसके पहाड़ा में आता है, पढ़े हो बाबू, 19 8 152 होता है, 19 में 171, तो 19 से काट दो, 19 8 152, ये काटो, 19 3 57, 19 चौका 76, यानी 4 और 3 7, यानी फिर 19 चौका 76, फिर 00, फिर 8 से काट दो, 8 से काटोगे तो क्या होगा, 8 5 40, 4 8 5 40 और 0, 550 हो गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 14 5 70 के 0 हाथ में 7, 14 5 70 और 7 77, यानी 77 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो ये सवाल था किसका, पार्टनरशिप का, जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब 3 और 7 महीने क्या कह रहा है। लेकिन जब अब आप आओगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आओगे तो चुटकी में उड़ा दोगे कि भैया ने बता रखा है कि ऐसे बताएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है कि डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, वह इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट को 10% नुकसान पर डेविड को वापस बेचता है। तो पूरे लेन देन में रोडनी का लाभ और हानि निकालना है। देखो 2 लोग हैं, इसमें क्या है, एक रोडनी भाई साहब है और एक डेविड भाई साहब। देख लो नाम, देख लो, रोडनी डेविड, कुछ भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, अनुराग, और क्या, अनुराग अमन, कुछ भी रखो जो यार इजी है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज करते हैं। डेविड भाई साहब है हमारे, इनके पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत कितना है, 10,000 रुपये है। ले भाई साहब इनका सीपी निकाल दिए। कह रहा है इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेच दिया है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, 100 का मान है और 10 का परसेंट का लाभ निकाल रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं। लो काटो इनका, निकालो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 0 से 2 0 काट दो इनका। अब देखो 11 में कुछ नहीं करना है, 11 में 1 0 यहाँ पे 2 0 है, यानी इनका है 11,000, यानी सीधी सी बात है 11,000 रुपये में हो गया, बेच दिया। अब कह रहा है कि रोडनी उसी प्लॉट को, इसको 2 तरीके से बताऊंगा। देखो रोडनी उसी प्लॉट को 10% नुकसान पर डेविड को वापस बेचता है, डेविड को वापस बेच देता है इसी प्लॉट को 10% के नुकसान पर। यानी देखो ये रोडनी भाई साहब खरीद लिए हैं कितना में, 11,000 में, यानी रोडनी भाई साहब ये 11,000 में खरीदे हैं, ठीक है। ये 10% लाभ पर बेच दे, फिर 11,000 में। अब इसको हानि पर बेचता है, यानी मान लो 100 का मान है, 10 का हानि यानी 90 पे बेच देगा। किसको, डेविड भाई को वापस, फिर काट दो, 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखो 11 9 99, अब फिर यहाँ पे 2 0, यानी देखो यहाँ पे भी क्या बेचा इन्होंने, 99 समय, और यहाँ पे बेचा 11,000 में। अब पूरा है कि पूरे लेन देन में रोडनी को लाभ और हानि हुआ है। मान लो रोडनी ने किना कितना था, 11,000 में, बेचा कितना, 99 समय। कहीं ना कहीं इसमें 1100 का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 जोड़ दो 1,000, फिर 1,000, 1100 का लॉस हुआ किसको, रोडनी को, क्योंकि भाई 11,000 में किना था, फिर 99 समय बेच दिया था। तो 11
कि 1100 का क्या होगा, लॉस होगा। कहाँ है ऑप्शन, ये देखो, ये क्या है, हानि 1000 की, ऑप्शन नंबर डी। यानी 1100 का लॉस हुआ क्या, ये तो मैंने पूरा यार बच्चों की तरह बताया कि सारे लोग ऐसे बता देंगे बच्चों की तरह, लेकिन इसमें खास क्या है, तो खास देखो, इसको हम लोग एवरेज किसको, रेशियो मेथड से बना सकते हैं। रेशियो नहीं बोल सकते उसको, वो बोल सकते हैं हम लोग सीरीज मेथड। सीरीज से कैसे बनाते हैं, देखो पहला भाई साहब डेबिट क्या कर रहे हैं, डेबिट के पास कितना है, 10,000 है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 10,000, इसको प्रॉफिट पे बेचते हैं, 10% की प्रॉफिट, यानी कोई चीज 10 की है तो 11 में बेचते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है रोडिनी उसी प्लस को 10% के नुकसान पर बेचता है। मान लो ये रोडिनी का क्या है, रोडिनी का सीपी है। अब रोडिनी का सीपी है तो फिर वो सीपी अपने आ रहा है, फिर उसको दोबारा बेच रहा है, डेबिट को बेच रहा है, ठीक है, तो उसको नुकसान हो रहा है, यानी 10 के समान 9 पे नुकसान हो रहा है। यानी कितने की नुकसान हो रहा है, एक की नुकसान हो रहा है ना, इसी पे तो नुकसान हो रहा है एक का, क्योंकि टोटल सीपी पे ही तो एक का नुकसान हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, यानी एक का नुकसान हो रहा है कितने पर, 10 पे, बस यही निकालना। हम निकाल दो, देखो 1 0 से, अबे यार कट जाओ बे, ये देखो कुछ यार बोर्ड कभी कभी फ्लो फ्लो में बोलता है भाई। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी सीधे बात 11 00, यानी 1100 का नुकसान हुआ आप हमारे। बस यही समझना था कि उसको जब यानी सीपीयू उसका आ गया, यानी वो हानि पे बेच रहा है, यानी 9/10 निकालेंगे तो फिर उसका दोबारा आ जाएगा, लेकिन हानि हो रहा है कितना, तो एक का हानि हो रहा है, कितने पे, 10 पे हानि, यानी आ गया 1100। क्यों करूं भाई मैं एक एक को पहले डेबिट का निकालूं फिर रोडिनी का निकालूं, ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। तो ये होता है सोचने के तरीका। ये क्वेश्चन जब लगाओगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिक ब्रॉड हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा साइन बी बराबर इतना है तो फाइंड द वैल्यू, ये निकालना है। साइन बी पढ़े हो कि साइन बी यानी √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा में, यानी 60 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, ठीक है। 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2, 90 का मान होता है 1। अब इसी के अपोजिट ला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी को जब उल्टा ऐसे लिखते जाओगे ना तो कॉस का आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे, लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों को तो हो नहीं कि ये चीज़ें लिखने की जरूरत है, यही सब लिखता हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ों को समझाना होता है। साइन 60 का मान आएगा, यानी 60 का मान रख देना है, तो √3। कौशिक 60 का मान क्या होता है, कौशिक यानी साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन 60 का मान अभी मैंने बताया था √3/2, अपोजिट यानी 2/√3, इंटू में हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस सेक बी यानी सेक 60 यानी कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2, उसको अपोजिट कर दोगे सेक आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2, और माइनस में 4, कुछ करना ही नहीं, लो काट दो, खट खच, ये हो गया इधर से खत्म। ये देखो यहाँ पर 2 और 2 कितना, 4 - 4, खट के क्या आ गया 0, यानी लॉलीपॉप आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी लॉलीपॉप आजकल ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि एक शख्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के व्यय और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीना 42,000 बचाता है तो उसका मासिक वेतन बता सकते हैं। सबसे इजी सवाल, जिसको हम लल्लू सवाल बोल सकते हैं। देखो एक शख्स अपने व्यय का योजना बनाता है जिसमें वो वेतन का 30% खर्च कर देता है। मान लो वेतन उसका 100% है, जिसका ये कह रहा है, देखो एक एक लाइन में यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, यानी वेतन का 30% घर पे, ठीक है, फिर 25% भोजन पे, टोटल 55%, फिर 15% चिकित्सा पे, 55 और 15 कितना होता है 70, फिर 16% अन्य पे, 70 और 16 86, यानी 86% खत्म कर दिया, और वो हर महीने इतना बचाता है। यानी अगर मान लो 100% है तो परसेंटेज में यानी 86% उसका खर्च हो गया, तो यहाँ पे परसेंटेज में बचा कितना उसके पास, सेविंग अगर देखूँ तो परसेंटेज में बचा 14%, लेकिन यहाँ पे पैसा में कितना बचा रहा है 42,000, यानी कहीं ना कहीं जो 14% का वैल्यू है वो 42,000 है, ठीक है। 14% का वैल्यू 42,000, और उसकी मासिक वेतन बताना है, यानी मासिक यानी 100% का मान बताना है, यानी 100% का मान निकाल दो। तो ये 14 से काट दो 3 बार में, और 00 यहाँ पे आ जाएगा, और 100% निकालना है 3, 00 यहाँ पे, फिर 2 को 0, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आ जाएगा 30,000। 30,000 नहीं 00 है यहाँ पे ना, तो यहाँ देखो 30,000 नहीं 3 लाख हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 कहाँ से आ जाएगा अपना, 30,000 कहाँ है कि यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, क्योंकि सारे इतना इतना खर्च कर रहा है, माने 100% में 86% खर्च कर दिया, सेविंग अपना 14% बच गया, 14% का वैल्यू 42,000 पैसे में बचाता है, तो 100% का मान 3 लाख आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। धीरे धीरे अपने पड़ाव पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो कह रहा है कि a² + b² बराबर 83, तो a b बराबर 6 है, तो फाइंड द वैल्यू a - b a + b। देखो हमें निकालना क्या है, a - b बटे में a + b, ठीक है। अब देखो a² + b², क्या ऐसा करता हूँ कि मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। जब इसको स्क्वायर करूँगा तो ऊपर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + में b² - में 2ab,
वैसे ही सेम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बस अब जैसे जैसे बोला है उसका वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 83, ले भाई सब 83 रख दिया, माइनस 2ab, ए बी का मान कितना दे रखा है 6, इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर बट्टे में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 83, 2ab प्लस में 12। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर 83 में से 12 घटाना है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कितना 7, यानी 71 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 8 95। यहाँ पर वैल्यू क्या है अपना a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है स्क्वायर में था, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी सीधी सी बात है रूट 71/95 क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे था और ए माइनस बी के स्क्वायर पे फॉर्मूला बेस में था, तो इसमें कुछ था नहीं। आज का भाई साहब लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा है। भाई साहब बोलते बोलते ये कान है ना ये दब जाता है, इसको दर्द करता है, मसूड़ा भी दर्द करता है, इतना आदत नहीं है डेली पढ़ाने का। अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मतलब लंबी लंबी मैराथन ले। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग लेते हैं भैया मैराथन ले लो ना 4 घंटे का, शरीर देख रहे हो, इस बच्चे का जान लोगे 2 घंटे पढ़ाने में तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना। धीरे धीरे बोलते बोलते चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अभी बस कर रहा हूँ मेहनत आप लोगों के लिए, बस भाई का अपना जज्बा बढ़ाने के लिए दबा कर शेयर करो, पूरा सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, देखते रहो। ये देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि एसी एक वृत्त का जीवा है, यदि एक्स और वाई वृत्त की परिधि पर स्थित है तो स्थित 2 बिंदु है। पहले वृत्त ही बना लेते हैं ना, वृत्त बना लेंगे तो काम ही अपना आसान हो जाएगा। ले भाई सब वृत्त बनाते हैं, ये हो गया अपना वृत्त, वृत्त मैंने सर्कल। ठीक बा, अब कह रहा है एसी एक वृत्त का जीवा है, चलो यहाँ पे बना देते हैं जीवा, जो कोड बोलते हैं, सीधी सी बात है कोड। ये क्या होता है, एसी जो है अपना वृत्त का जीवा है। आगे कह रहा है एक्स वाई वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु जो जीवा एसी के एक ही तरफ इस प्रकार स्थित है, एक ही तरफ, जीवा के एक ही तरफ, यानी जीवा के एक ही तरफ, मान लो इसको एक ही तरफ है, जिसको बोला है क्या एक्स और वाई इस वृत्त के परिधि पे इस तरह स्थित है, क्या इस तरह स्थित है कि एंगल ए एक्स सी 58 डिग्री है। ए एक्स सी यानी ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल क्या है ए एक्स सी, ये वाला एंगल क्या है 58 डिग्री। ठीक है, ए एक्स सी। बट यहाँ पर पूछा ये थोड़ी है, ये पूछा है, क्या पूछा है देखो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए वाई सी, ट्वाइस ऑफ ए वाई सी, इसको अलग कलर से बनाता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए वाई सी, ये वाला एंगल ए वाई सी, ये वाला एंगल हमें पूछना है, ट्वाइस ऑफ सी, ये वाला एंगल, यानी इसको हम मान लो कुछ ए मानता हूँ, यानी ए वाला एंगल मानता हूँ। देखो बहुत ईजी सवाल है, बस आपको जब आप इसको डायग्राम बना दिया ना, कुछ नहीं होता है। एक प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी सर्कल होता है, सर्कल से अपना ये क्या है, अपना सर्कल से जो एक कोड होता है ना, कोड जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं, जीवा से कोई भी एंगल, अगर मान लो ये वृत्त की परिधि बोला है, ठीक है, वृत्त के परिधि पर खींचा गया एंगल क्या होता है, बराबर होता है। कहना इन द सेंस, अगर मान लो ये वाला वृत्त की परिधि पर एंगल कितना उसका बन रहा है 58 बन रहा है ना, तो कोई भी अगर जीवा से कोई भी एंगल बने वृत्त के परिधि पे तो वो भी 58 डिग्री बनेगा। और ये 58 है तो ये भी अपना 58 हो जाएगा। कुछ भी एग्जाम्पल ये लेके यहाँ मिला दिए हम, ये भी 58 हो जाएगा। एग्जाम्पल ये लेके ये ले लो 58, सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये 58 बन गया, ये 58 बन गया, ये भी 58, तब इसका ट्वाइस पूछा है तो 58 का 2 गुना कर देंगे। 58 का 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, यानी 116 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बस इजी सवाल था। बस आपके क्या जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज तो मालूम होना चाहिए कि जब भी सर्कल के कोड से कोई भी अगर एंगल उस पर बनता है, क्या बोलते हैं, परिधि पे बनता है, तो जो एंगल एक्स होता है तो वो भी एंगल एक्स होगा, यानी एंगल बराबर है तो दूसरा वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो भाई आज की टोटल रहे 30 सवाल। ठीक है, और इस 30 सवाल का आपका जो प्रिंटेबल पीडीएफ और यहाँ पे क्लास नोट पीडीएफ्स द विनर्स ऑफिशियल चैनल है अपना, जिसपे 1,72,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इस पर क्विज भी चलती है, तो इस पर ये आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। रही बात, तो एक चीज़ और बता दूं, आप लोग का एग्जाम चल रहा है तो ये रेलवे गणित है अपना, जिसका 2nd एडिशन आ गया ऑलरेडी, तो आप लोग इसको भी मंगा के अपना कर सकते हैं। 299 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिलेगी। इसमें क्या क्या है, टाइप वाइज, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट है, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स है इस बुक्स में। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को अगर इस पर नहीं मिलता इस साइट पर, तो कहीं भी आप अपने लोकल दुकान से आप स्टोर से मंगा सकते हो। बाकी आज की क्लास कैसी रही, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि देखो 2:30 बजने वाली है, तो आज की क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे रहा आप लोगों का।
बताना जो भी कमी भाई, मैं अपने तरफ से तो बहुत बेस्ट किया हूँ। बाकी जितने लोगों का एग्जाम है अभी, तो लगभग 1 महीने एग्जाम चलेगा, तो आप फ्री माइंड होकर एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे अलग से आ जा रहे हैं जिसको आप नहीं बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर ही था, मैंने बताया था कि 20-22 क्वेश्चन ऑलरेडी आप डुएबल है, सारे लोग बना लोगे। बट मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ऐसे 1-2 सेट और करा दूँ, ताकि आप लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, जो अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नहीं जो 10-10 क्वेश्चन जो आता है ना बीच में, जैसे आपने आज देखा कि हर एक क्वेश्चन में वाकई में मादा है भाई साहब, नहीं होता है कि सिस्टम हिला देगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसे में कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन और 2-3 सेट करा दूं, जिसके लिए आप लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में वो भी बताइएगा, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।